चैप्टर 186 वन मैन असॉल्ट हिंदी ट्रांसलेशन। कैप्टन, इन बच्चों को इस तरह मनमानी करने देना मुसीबत खड़ी कर सकता है। जोनिन स्क्वाड लीडर इस बात को भली भांति समझता था। वो बच्चे कोई आम नहीं थे। नारा क्लैन, अकिमिची क्लैन, यामानाका क्लैन, माइट गाई का शिष्य, योगा क्लैन, अबुरामे क्लैन, इनुजुका क्लैन, सब के सब कोनोहा के बड़े बड़े क्लैन से थे। अगर इनके साथ कुछ गलत हो गया तो आगे चलकर उन क्लैन का गुस्सा झेलना पड़ सकता था। ये बच्चे सच में किसी को चैन से नहीं रहने देते। चलो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुरंत इन्हें बचाएंगे। आधी टीम यहीं रहे, बाकी मेरे साथ। जोनिन लीडर ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। उधर सासुके और बाकी लोग पलक झपकते ही जंगल के अंदर गायब हो चुके थे। इस समय सासुके तेजी से लैंड ऑफ रिवर्स में दुश्मन के बेस की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो जंगल पार करके खुले मैदान में पहुंचे, शिकामारू अचानक रुक गया। ये निंजा काफी चालाक हैं। उनके सामने फैला हुआ खुला मैदान जानबूझकर साफ किया गया था ताकि कोई जंगल में आग लगाकर उन्हें फंसा न सके। जंगल के अंदर उन्होंने एक फायर ब्रेक बना रखा था। अगर कोई आग लगाए भी तो वो उन्हें घेर नहीं पाएगी। साथ ही इस खुले मैदान में कोई भी पास आने की कोशिश करेगा तो तुरंत दिखाई देगा। मुश्किल है, अगर हम सीधे जाएंगे तो पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। शिकामारू बोल ही रहा था कि सासुके अचानक आगे बढ़ गया, जैसे उसे पकड़े जाने की कोई परवाह ही न हो। शिकामारू, रॉक ली और बाकी सब दंग रह गए। ये बिना सोचे समझे ही चला गया। सासुके सीधे दुश्मन की तरफ बढ़ा। उसके लिए ये सारे दुश्मन बस मामूली थे। संख्या से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही वो दुश्मन के करीब पहुंचे, शिकामारू भी थोड़ा घबरा गया। दूर से ही उसे दुश्मनों का कैंप साफ दिखाई दे रहा था, जहां बहुत सारे निंजा मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में घुसना आसान नहीं था। हिनाता, टैंटेन और इनो तो खासकर बहुत ज्यादा नर्वस थीं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हमें देख लिया गया, ली ने पसीना पोंछते हुए कहा। दुश्मन हमला, जल्दी आओ। कहाँ है दुश्मन? बाहर। कैंप से बड़ी संख्या में निंजा बाहर निकल आए, लेकिन जब उन्होंने सासुके को अकेले आते देखा तो सब हैरान रह गए। सिर्फ एक, और वो भी बच्चा। कोनोहा का है क्या? कोनोहा वाले पागल हो गए हैं। एक स्क्वाड लीडर आगे आया। अकेला बच्चा मरने आया है। उसने इशारा किया। इसे पकड़ो। पूछते हैं ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है। 4 निंजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अकेले आया है, मरना चाहता है तो मर जाएगा। चारों निंजा तेजी से आगे बढ़े, क्रॉस फॉर्मेशन में। ये फॉर्मेशन अचानक हमले से बचने के लिए था। शिकामारू और भी तनाव में आ गया। जैसा सोचा था, असली लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। तभी क्षण, धातु के टकराने और मांस कटने की आवाज आई। सासुके अचानक गायब हो गया। बॉडी फ्लिकर टेक्निक। उसी पल एक कुनाई आगे वाले निंजा की तरफ गई। वो झुककर बच गया, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर तलवार आ चुकी थी। स्विश, घास काटने वाली तलवार ग्रास कटर ने उसका गला काट दिया। उसी समय पहले फेंकी गई कुनाई उछलकर दूसरे निंजा के माथे में जा लगी। वो तुरंत मर गया। सासुके हवा में घूमकर बाकी 2 निंजा पर वार करता है। वे मुड़ भी नहीं पाते। क्षण, दोनों गिर जाते हैं। सासुके आराम से जमीन पर उतरता है। तलवार से खून झटकता है और उसे म्यान में डाल देता है। ठप ठप ठप, चारों निंजा एक साथ गिर जाते हैं। पूरा दुश्मन दल स्तब्ध रह जाता है। शिकामारू और बाकी लोग भी हैरान थे। ली की आंखें चमक उठीं। कमाल है, उसकी तलवारबाजी तो ताइजुत्सु से भी बेहतर है। तुम कमीने, कोनोहा का निंजा मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत करता है। स्क्वाड लीडर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। सासुके के हाथ तेजी से हिले। दर्जनों हथियार हवा में उड़ गए। वे अजीब तरीके से टकराकर दिशा बदलते हैं। निंजा समझ ही नहीं पाते। ठक ठक ठक, 7-8 निंजा तुरंत गिर जाते हैं। स्क्वाड लीडर डर से सासुके को देखता है। ये बच्चा आखिर है कौन? अचानक सासुके उसके सामने आ जाता है। तलवार चमकती है। स्विश, एक तेज वार, और लाल खून हवा में फैल जाता है। चैप्टर 187 दिस इज अ लीफ विलेज जेनिन। हिंदी ट्रांसलेशन। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे ही सासुके कैंप के प्रवेश द्वार पर आकर रुका, लैंड ऑफ रिवर्स के निंजा डर के मारे पीछे हट गए। हर कोई हैरानी और डर से जमीन पर पड़े शवों को देख रहा था। उनका कप्तान, जिसे एक ही वार में मार दिया गया था, और वो 7-8 साथी जो छुपे हुए हथियारों से खत्म कर दिए गए थे। सामने खड़ा दुश्मन बस एक युवा निंजा था, लेकिन किसने सोचा था कि ये इतना खतरनाक होगा। शुरू होते ही उसने इतने लोगों को मार गिराया। लड़के, तुम आखिर हो कौन? भीड़ में एक और कप्तान सासुके को घूरते हुए ठंडा पसीना बहाने लगा। संख्या में वे ज्यादा थे। डरना तो सासुके को चाहिए था, लेकिन उसकी एंट्री ने ही सबको डरा दिया था। मैं कौन हूँ? बस एक जैनिन। जैनिन, इतनी ताकत वाला जैनिन। ये मजाक था क्या? एक जैनिन,
अगर जैनिन इतना ताकतवर है तो 5 महान देशों के निंजा कितने खतरनाक होंगे। अब समझ आया हम उनसे कभी क्यों नहीं जीत पाए। डर फैलने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, हम्फ, चाहे जैनिन हो या जोनिन, अकेले घुसकर तुमने हिम्मत तो दिखाई है लेकिन मरोगे बहुत बुरी तरह। कैंप के अंदर एक बड़े पत्थर पर खड़ा एक ताकतवर निंजा सासुके को घूर रहा था। वही था इस सेना का लीडर। इतनी संख्या में दुश्मनों के बीच होकागे भी मर सकता है, और तुम तो बस एक छोटा सा लीफ विलेज जैनिन हो। सब ध्यान दो, देखते हैं ये कब तक टिकता है। हम ज्यादा हैं, एक बच्चे से डरेंगे क्या। पहले इसके चक्रा को निंजुत्सु से खत्म करो। आदेश मिलते ही निंजा फिर से संभल गए। किड, ये मत कहना कि हम तुम्हें तंग कर रहे हैं, युद्ध में कोई नियम नहीं होता। फायर रिलीज, इसे जला दो। लगभग 10 निंजा एक साथ हैंड सील्स बनाने लगे। शिकामारू का दिल बैठ गया, ये ठीक नहीं है, एक जैनिन के खिलाफ मिलकर हमला। जल्दी हटो, इनो चिल्लाए। चोजी भी घबरा गया, इतने बड़े एरिया में अटैक है, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी सासुके ने भी अपने हाथ उठाए। शिकामारू चौंक गया, एक बनाम 10 निंजुत्सु क्लैश, ये नामुमकिन था। फायर रिलीज गुना 10। 10 आग की लपटें एक साथ आगे बढ़ीं। भयानक आग की लहर बन गई, हवा तक जलने लगी। लीफ विलेज के जोनिन भी उस समय पहुंच गए और ये नज़ारा देखकर रुक गए। अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सासुके ने हाथ जोड़े, वाटर रिलीज सुएटोन सुएजिंचु। अचानक हवा में पानी की बूंदें बनने लगीं और देखते ही देखते एक विशाल जलस्तंभ वाटर कॉलम खड़ा हो गया। धड़ाम, पानी की एक विशाल दीवार आग के सामने खड़ी हो गई। आग पूरी तरह रुक गई। फिर सासुके ने चक्रा बढ़ाया, पानी घूमने लगा और आग को निगल गया। इसके बाद वही पानी तूफान बनकर दुश्मनों की तरफ बढ़ा। लैंड ऑफ रिवर्स के निंजा आसमान में फैलती हुई उस विशाल जलछाया को देखकर डर गए। ये क्या है। धड़ाम धड़ाम, पूरा कैंप पानी में डूब गया। आधे से ज्यादा निंजा बह गए। लीफ विलेज का जोनिन कैप्टन भी हैरान रह गया। एक बच्चा और इतना ताकतवर सुएटोन जुत्सु। लहरों के बीच एक चट्टान ऊपर उठी, उस पर खड़ा था दुश्मनों का लीडर। उसका चेहरा उतर चुका था, कुछ ही सेकंड में उसकी सेना खत्म हो गई थी। तभी छपाक, पानी से सासुके बाहर निकला जैसे कोई मछली। वाटर रिलीज एक्सप्लोडिंग वाटर कोलाइडिंग वेव। बहुत कमजोर, कितना बोरिंग, उसकी आवाज गूंजी। लीडर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सासुके दिखाई ही नहीं दिया। अगले ही पल कुसानागी तलवार उसकी गर्दन पर थी। स्विश, उसका सिर हवा में उड़ गया, खून चारों तरफ बिखर गया। लैंड ऑफ रिवर्स का लीडर खत्म। चैप्टर 188 द टेरिफाइंग किलिंग मशीन। हिंदी ट्रांसलेशन। तेज पानी की धारा लगातार आगे बढ़ रही थी, पहाड़ों से नीचे गिरते हुए हर दिशा में फैलती जा रही थी। उस गूंजती हुई जलधारा के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। सासुके एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था, उसके पीछे एक बिना सिर वाली लाश धीरे धीरे गिर रही थी और खून चट्टानों से बहता हुआ नीचे टपक रहा था। कोनोहा के जोनिन कैप्टन पूरी तरह स्तब्ध थे, उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। सिर्फ वही नहीं, साथ आए 25 कोनोहा निंजा भी उसी हालत में खड़े थे। जो उन्होंने अभी देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वाटर स्टाइल, एक ही जुत्सु में आधा दुश्मन कैंप डूब गया। और इतना ही नहीं, वो उस भयानक पानी के तूफान में भी आसानी से घूम रहा था। क्या ये कोई और जुत्सु था? और फिर पानी से निकलते ही उसकी स्पीड, उसका अटैक, बिल्कुल परफेक्ट। उसने एक ही वार में दुश्मनों के लीडर को खत्म कर दिया, जिससे ये सब इतने समय से डरते थे। ये जैनिन है, इतना ताकतवर जैनिन, यहाँ तक कि उनका जोनिन कैप्टन भी इतना परफेक्ट किल नहीं कर सकता था। और सासुके का चक्रा मानो खत्म ही नहीं होता। इतना विशाल चक्रा एक बच्चे में कैसे हो सकता है? उसका चक्रा तो जोनिन से कई गुना ज्यादा था। उसका नाम क्या था? शायद सेंजू। सेंजू, क्या वो वही सेंजू क्लैन? नहीं, वो तो बहुत पहले खत्म हो गया था। खत्म नहीं, कोनोहा में मिल गया था। तो फिर अब भी कोई सेंजू कैसे हो सकता है? तभी शिकामारू आगे आया और बोला, सेंजू कुन एक अम्बु निंजा है, कोड नेम सेंजू। लेडी तसुनादे उसे गांव के बाहर मिली थी और वो उसे कोनोहा लेकर आईं। ये सुनकर जोनिन कैप्टन चौंक गया। अगर होकागे खुद उसे लाई हैं तो वो सच में सेंजू क्लैन का ही होगा, क्योंकि इतना चक्रा और इतनी मजबूत वाटर स्टाइल, ये सब उसी क्लैन की पहचान थी। तभी आह, एक चीख सुनाई दी। सबने दुश्मन कैंप की तरफ देखा। पानी अब लगभग हट चुका था, लेकिन सासुके रुका नहीं था। वो बिजली की तरह कैंप में घूम रहा था। उसकी कुसानागी तलवार लगातार चल रही थी। जो भी बचा था वो सब मारा जा रहा था, बिना रुके, बिना दया के। शिकामारू के दिल में डर बैठ गया। जोनिन कैप्टन भी कांप उठा। क्या ये पागल हो गया है? ये अभी भी कुछ ही मिनटों बाद सब खत्म हो गया। आखिरी वार के साथ आखिरी दुश्मन भी गिर गया। सासुके के पीछे लाशों का ढेर था, हर तरफ खून फैला हुआ था। लगभग 1000 निंजा की पूरी सेना खत्म हो चुकी थी।
खून की गंध हवा में फैल गई। हिनाता, इनो और बाकी लड़कियां खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। शिकामारू और बाकी भी बहुत बेहतर हालत में नहीं थे। जो उन्होंने देखा वो कोई लड़ाई नहीं थी, वो था काट डालना पूरी तरह से। सासुके ने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने सबको मार दिया। वो इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर था, एक भयानक किलिंग मशीन। जोनिन कैप्टन बोला, अकेला ही ये छोटे देशों की पूरी निंजा सेना खत्म कर सकता है। शिकामारू ने धीरे से कहा, सिर्फ वो नहीं, हम भी हैं। कैप्टन ने उसकी तरफ देखा। वो जानता था ये 8 जैनिन अभी बहुत पीछे हैं। ये उनकी पहली असली लड़ाई थी। शिकामारू ने मुट्ठी भींच ली। हम जल्दी सीख जाएंगे। तभी अचानक सासुके उनके सामने आ गया। सब चौंक गए। इतने लोगों को मारने के बाद भी उसके कपड़ों पर खून का एक दाग नहीं था। कैप्टन भी हैरान रह गया। इतने लोगों को मारकर भी इतना साफ। सासुके ने ठंडे स्वर में पूछा, अगली निंजा यूनिट कहाँ है? कैप्टन रुक गया। आप आराम नहीं करेंगे? सासुके ने अजीब नज़र से देखा। आराम क्यों? अभी तो बस वार्म अप हुआ है। अगर देर हुई तो बाकी दुश्मन भाग सकते हैं। मुझे 1 घंटे में सब खत्म करना है। ये सुनकर शिकामारू और कैप्टन दोनों चुप रह गए। उन्हें लगा था वो दुश्मनों से डर रहा होगा, लेकिन वो तो इस बात की चिंता कर रहा था कि कहीं दुश्मन भाग न जाएं। क्या यही होता है सेंजू क्लैन का असली सदस्य? चैप्टर 189 न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंटलाइन हिंदी ट्रांसलेशन। सेंजू, इस बार हम भी तुम्हारे साथ हैं। सासुके ने दिशा तय करते ही आगे बढ़ने का सोचा, तभी पास खड़े शिकामारू ने अचानक कहा। सासुके ने एक नज़र शिकामारू और बाकी लोगों पर डाली। पहले उनका चेहरा थोड़ा असहज था, लेकिन अब 12 कोनोहा जैनिन काफ़ी संभल चुके थे। तो चलो। सासुके के लिए फर्क नहीं पड़ता था कि वे साथ आते हैं या नहीं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी समय। उसे हर दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना था। वह तुरंत मुड़ा और अगली निंजा यूनिट की ओर बढ़ गया। शिकामारू और बाकी सब जल्दी से उसके पीछे हो लिए। उनके जाते ही कोनोहा के फ्रंटलाइन निंजा एक दूसरे को देखने लगे। कैप्टन, अब क्या करें? क्या हम भी उनके पीछे जाएं? जोनिन लीडर ने थोड़ी देर सोचा। बिल्कुल, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सासुके की स्पीड बहुत तेज थी। बिना लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल किए भी वो जोनिन से तेज चल रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने 2 पहाड़ी रेंज पार कर लीं। वह दूसरी जगह पहुंच गया, रेन विलेज अमेगाकुरे की निंजा फोर्स का कैंप। और फिर कत्लेआम शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद कोनोहा गांव में, जहां डांजो के खिलाफ तैयारी चल रही थी, शिकाकू बार बार उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। उसे अपने बेटे शिकामारू की चिंता थी। मिशन कैसा चल रहा होगा? उसी समय एक अंबु निंजा अंदर आया। लॉर्ड शिकाकू, फ्रंटलाइन से खबर आई है, जल्दी दिखाओ। शिकाकू ने तुरंत स्क्रॉल लिया, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वह जम गया। खत्म, पूरी तरह खत्म। पीछे से हमला करने वाली सभी निंजा फोर्स शिकामारू की टीम ने खत्म कर दी। उसकी आवाज़ अनजाने में ऊंची हो गई। ऑफिस में मौजूद सभी निंजा चौंक गए। क्या हमने सही सुना? सभी दुश्मन खत्म हो गए? हमने कब निंजा फोर्स भेजी? सब हैरान थे। लॉर्ड शिकाकू, आपने हमसे क्यों छुपाया? ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। शिकाकू मुस्कुराया, हमने कुछ नहीं छुपाया। जिन निंजा को भेजा गया उन्हें तुम जानते हो। जानते हैं। सब सोचने लगे। सिर्फ एक टीम भेजी गई थी, जैनिन असैसिनेशन स्क्वाड। क्या वही? उन्होंने ये सब किया। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। एक निंजा अचानक खड़ा हो गया। वो टीम सिर्फ जैनिन बच्चे थे, है ना? शिकाकू ने सिर हिलाया। हाँ, वो निंजा हिल गया। मतलब कुछ जैनिन बच्चों ने सब दुश्मनों को खत्म कर दिया। शिकाकू ने दृढ़ता से कहा। हाँ। फिर से सन्नाटा छा गया। शिकाकू बोला, इस खबर को तुरंत फैलाओ। लेडी तसुनादे को भी बताओ। अब कोनोहा को पीछे की चिंता नहीं है। हम पूरी ताकत से डांजो से निपट सकते हैं। अंबु निंजा चला गया, लेकिन बाकी लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। जैनिन बच्चों ने इतनी बड़ी निंजा फोर्स खत्म कर दी। ये कैसे संभव है? शिकाकू समझ रहा था इसमें सबसे बड़ा रोल उस सेंजू लड़के का ही होगा, लेकिन असली बात कुछ और थी। डर। अब छोटे देश डर से कांप रहे होंगे। उन्होंने निंजा भेजे और कोनोहा ने सिर्फ कुछ जैनिन भेजकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ लैंड ऑफ रिवर्स, लैंड ऑफ रेन जैसे देशों में हड़कंप मच गया। हमारे एलीट निंजा जैनिन से हार गए। हम कभी भी 5 महान देशों के बराबर नहीं आ सकते। कोनोहा से दुश्मनी मत लो, उनके निंजा राक्षस हैं। लेकिन हिडन क्लाउड विलेज कोमोगाकुरे चुप था। चौथा राइकागे रिपोर्ट पढ़कर गुस्से से भर गया। ये सेंजू लड़का कहाँ से आया? इतनी कम उम्र में इतना खतरनाक वाटर स्टाइल। एक जुत्सु से 3000 निंजा खत्म। ये छोटे देशों के निंजा बेकार हैं। माबुई ने शांत होकर कहा। राइकागे सामा, घबराने की जरूरत नहीं है। कोनोहा की असली परेशानी अभी बाकी है। डांजो सबसे बड़ा खतरा है। राइकागे धीरे धीरे शांत हुआ।
उस सेंजू लड़के की पूरी जानकारी निकालो और तसुनादे और डांजो की लड़ाई पर नज़र रखो। जितना लंबा ये युद्ध चले उतना बेहतर। चैप्टर 190 लाइटनिंग रिलीज लेवल अप हिंदी ट्रांसलेशन। जंगल में सासुके कैंपफायर के पास बैठकर ताज़ा भुनी हुई मछली खा रहा था। आग के पास अभी भी काफ़ी मछलियाँ पड़ी थीं। उसने पीछे बैठे शिकामारू और बाकी लोगों की तरफ देखा। अच्छा, तुम लोग खाओगे नहीं? शिकामारू और बाकी सब जैसे सुन्न पड़ चुके थे। हर कोई खून से सना हुआ लग रहा था। पिछले 1 घंटे में उन्होंने कितने लोगों को मारा उन्हें खुद नहीं पता। और उन्होंने सासुके की असली ताकत भी देख ली थी, खासकर आखिरी लड़ाई में, जब सासुके ने एक ही अटैक में रेन कंट्री की पूरी निंजा यूनिट खत्म कर दी। एक साधारण सा दिखने वाला पानी का भंवर अचानक फैलकर एक भयानक तूफान बन गया। एक बार में लगभग 3000 लोग खत्म। ऐसे मॉन्स्टर के सामने शिकामारू और बाकी सब पूरी तरह सुन्न हो गए थे। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अगर नहीं खाओगे तो मैं सब खा लूंगा, सासुके ने आराम से मछली खाते हुए कहा, लेकिन उसका ध्यान अपने सिस्टम पर था। बधाई हो, आपने सभी संभावित खतरों को खत्म करने का मिशन पूरा किया है। रिवॉर्ड, रिलीज टेक्निक्स की महारत मास्टरी बढ़ी। आप 5 बेसिक रिलीज में से एक चुन सकते हैं। केक के जेनकाई शामिल नहीं होगा। चुनी गई सभी जुत्सु एक लेवल अप होंगी। सासुके ने बिना सोचे चुना लाइटनिंग रिलीज। उसके लिए लाइटनिंग रिलीज उसकी सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ताकत थी। लाइटनिंग रिलीज अपग्रेड हो रही है। अपग्रेड पूरा हुआ। लाइटनिंग जुत्सु लेवल, चिदोरी मास्टरी, चिदोरी स्ट्रीम मास्टरी, चिदोरी ब्लेड प्रोफिशिएंट, गॉड स्पीड प्रोफिशिएंट, लाइटनिंग क्लोन प्रोफिशिएंट, डिस्चार्ज पीक, लाइटनिंग बॉडी फ्लिकर प्रोफिशिएंट, एंडलेस थंडर पूल एडवांस्ड, वेब ऑफ द माइंड एडवांस्ड। सासुके को साफ फर्क महसूस हुआ। चिदोरी और चिदोरी स्ट्रीम अब पूरी तरह समझ में आ रहे थे। गॉड स्पीड भी और बेहतर हो गया था। अब वो इसे तुरंत टेस्ट करना चाहता था। एंडलेस थंडर पूल में भी बदलाव आया। अब वो इसकी ताकत कंट्रोल कर सकता था, छोटे छोटे थंडर पूल बना सकता था, और अगर उसमें लाइटनिंग जुत्सु इस्तेमाल करे तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती थी। हालांकि इसका असर गॉड स्पीड पर नहीं था। वेब ऑफ द माइंड ने भी नया बदलाव दिया। अब बिना लाइटनिंग छोड़े वो एक एरिया में दुश्मनों को महसूस कर सकता था, जैसे टेलीपैथी। अभी कमजोर था, लेकिन आगे चलकर ये बहुत खतरनाक हो सकता था। सासुके सोचने लगा, अगर ये और बड़ा तो क्या ये एनल जैसा बन सकता है, पूरे द्वीप पर नजर रखने वाला। ये सोचकर वो उत्साहित हो गया। सबसे चौंकाने वाली चीज थी लाइटनिंग डिस्चार्ज पीक लेवल, मास्टरी के ऊपर पीक। क्या ये आखिरी लेवल था? सासुके ने आंखें बंद कीं और महसूस किया, अचानक उसके शरीर में बिजली दौड़ने लगी। चटाक, उसने आंखें खोलीं। उसकी उंगलियों के बीच बिजली चमक रही थी। उसने तुरंत मुट्ठी बंद कर ली। उसी समय शिकामारू ने पूछा, सेंजू सान, तसुनादे सामा ने आपको यहाँ भेजा था ताकि आप सभी दुश्मनों को खत्म कर सकें, है ना? सासुके ने उसकी तरफ देखा। तुमने सही समझा। शिकामारू ने सिर हिलाया, जैसा मैंने सोचा था। फिर उसने पूछा, अब आप फ्रंटलाइन पर जा रहे हैं? हाँ, क्या हम भी साथ आ सकते हैं? इस बार सासुके ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ, सॉरी, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। तुम बहुत स्लो हो। उसने सबकी तरफ देखा। तुम लोग खुद कोनोहा वापस जाओ और रिपोर्ट दो। मैं अभी जा रहा हूँ। और अगले ही पल वो हवा में उछला और गायब। उसकी स्पीड देखकर शिकामारू भी चौंक गया। ये उसकी पूरी स्पीड भी नहीं थी। इतना ताकतवर और फिर भी लड़ाई में खुद को रोक रहा था। रॉकली निराश हो गया। मुझे लगा सिर्फ सासुके ही ऐसा है, लेकिन आज सेंजू सान जैसा भी मिल गया। मैं कभी इन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। टेंटेन ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो ली, मेहनत भी जीनियस को हरा सकती है। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन शिकामारू अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे वाटर रिलीज नहीं आती थी, लेकिन उसकी टैलेंट से वो सीख सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है? उसका दिमाग घूमने लगा। क्या इस दुनिया में एक ही उम्र के 2 ऐसे मॉन्स्टर हो सकते हैं? ये लगभग नामुमकिन था। उधर सासुके पूरी स्पीड से फ्रंटलाइन की तरफ जा रहा था। डांजो, देखते हैं तुम मुझे कितना सरप्राइज देते हो। तुमसे लड़ते वक्त सिस्टम जरूर कोई मिशन देगा। चैप्टर 191 द पर्सन सुनाडे लॉन्ग्स टू सीक हिंदी ट्रांसलेशन। कोनोहा का फ्रंटलाइन बैटलफील्ड। नाम भले ही फ्रंटलाइन हो, लेकिन असल में ये कोनोहा गांव से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मैदान था। घने जंगलों के पार एक छोटा सा रेगिस्तान जैसा इलाका। यहाँ पर पूरे लैंड ऑफ फायर से कोनोहा की निंजा फोर्स इकट्ठा की गई थी। तसुनादे डांजो से इसलिए सावधान थी क्योंकि उसे बाकी निंजा गांवों का भी डर था। इसलिए कुछ निंजा अभी भी बॉर्डर पर तैनात थे, लेकिन डांजो को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उसने होकागे का नाम इस्तेमाल करके और दाइम्यो के सपोर्ट से कोनोहा के आधे निंजा बुला लिए थे।
करीब 30,000 निंजा इकट्ठा हो चुके थे। इतनी ताकत कि एक देश को खत्म कर दे। तसुनादे को इन 30,000 से डर नहीं था, उसे डर था युद्ध शुरू होने से। कोनोहा का कैंप शिकाकू की प्लानिंग के अनुसार बनाया गया था, हर चीज़ परफेक्ट थी। वहीं डांजो का कैंप अस्त व्यस्त और कमज़ोर दिख रहा था। दोनों के बीच फर्क जमीन आसमान जैसा था। डांजो के पास ताकत थी, लेकिन दिमागी रणनीति नहीं। वो ताकत को ज़्यादा महत्व देता था। उसके ज़्यादातर निंजा सीधे साधे थे, साई जैसे समझदार निंजा भी इस बड़े युद्ध में ज़्यादा काम के नहीं थे। आखिर में सब कुछ डांजो पर ही निर्भर था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तसुनादे के पास करीब 10,000 निंजा थे, जो संख्या में कम थे, लेकिन रणनीतिक स्थिति बहुत मजबूत थी। अटैक और डिफेंस दोनों में फ़ायदा। साथ ही काकाशी और ठीक हुए असुमा भी साथ थे। कोनोहा के बड़े क्लैन भी मौजूद थे, इनुजुका, अबुरामे, यामानाका, नारा, अकेमिची, सरुतो भी। इसके अलावा कुरेनाई, अनको मिताराशी भी थीं। लेकिन दो समस्याएं थीं। पहली, कम नुकसान में युद्ध खत्म करना। दूसरी, सबसे मुश्किल, डांजो खुद। वो सेकंड होकागे का शिष्य था और कई सालों से रूट संगठन चला रहा था। उसकी ताकत कम से कम कागे लेवल थी। होकागे टेंट के अंदर तसुनादे नक्शे को देख रही थी। पीछे काकाशी और बाकी लोग बात कर रहे थे। काकाशी बोला, शिकाकू की प्लानिंग कमाल की है, सब वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। असुमा ने कहा, डांजो की सेना दिखने में मजबूत है लेकिन बिखरी हुई है। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी उनका सिस्टम टूट जाएगा। कुरेनाई बोली, उनके पास अच्छे लीडर नहीं हैं, इतनी बड़ी सेना को कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। काकाशी ने कहा, कल हम खुलकर हमला करेंगे, छुपकर नहीं, उन्हें पहले ही बता देंगे। इससे दबाव बनेगा। उनकी सेना में कई निंजा हमारे वफादार हैं, वे हमारी तरफ आ सकते हैं। सबने सहमति जताई। तसुनादे ने बिना मुड़े कहा, ठीक है, यही प्लान रहेगा। अब सब जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। सब चले गए। शिजुने दरवाजे पर खड़ी थी। वो तसुनादे को अच्छी तरह समझती थी। इस समय तसुनादे फिर से डर रही थी। लेडी तसुनादे, आप ठीक हैं? तसुनादे ने हाथ हिलाया, मैं ठीक हूँ, बस। अब वो अकेली थी और उसने दिखावा करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे बैठ गई, अपने पैरों को पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। ये युद्ध का मैदान। शिजुने, यहाँ जल्द ही लाशें बिछ जाएंगी। मुझे फिर से याद आ रहा है, डैन और नावाकी मेरे सामने मर गए थे। मैं भाग नहीं सकती। मैं होकागे हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। शिजुने चुपचाप उसके पास खड़ी रही। तभी तसुनादे ने पूछा, कोनोहा के पीछे वाले युद्ध की क्या खबर है? असल में वो सासुके को देखना चाहती थी। किसी वजह से उसे लग रहा था अगर सासुके आ जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। शिजुने बोली, खबर आई है कि पीछे की सारी दुश्मन सेनाएं हमारे जैनिन टीम ने खत्म कर दी। शिकाकू का बेटा और बाकी बच्चे काफ़ी मजबूत निकले। ये सुनकर तसुनादे की आंखों में चमक आ गई। मतलब सासुके जल्दी ही यहाँ आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था सासुके अभी परेशान था। इस कैंप की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अंदर घुसना मुश्किल है। छोड़ो, सीधे अंदर चलता हूँ। सासुके सामने आया, अंबू ड्रेस में। उसे तुरंत रोक लिया गया। अंबू से हो, कोई पहचान पत्र है? सासुके के पास कुछ नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे पास होकागे के लिए जरूरी जानकारी है, उन्हें बताओ। ये सेंजू की तरफ से है, वो समझ जाएंगी। चैप्टर 192 ससुके ब्रेक्स आउट इन अ कोल्ड स्वेट। हिंदी ट्रांसलेशन। सामने वाले निंजा ने सासुके को ऊपर से नीचे तक देखा। थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन आखिर ये कोनोहा कैंप का एंट्रेंस था और सामने वाला अकेला था। अगर वो दुश्मन होता तो इतनी बेवकूफ़ी नहीं करता कि खुद आकर ऐसी बात कहे। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, यहीं रुको, और एक दूसरा निंजा अंदर भाग गया। कैंप बहुत बड़ा था, करीब 10,000 निंजा वहां मौजूद थे। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद शिजुने वहां आए। उसने मास्क पहने सासुके को देखा और सिर हिलाया। हाँ, ये वही है, मेरे साथ चलो। सासुके उसके पीछे अंदर चला गया। कैंप के अंदर हर तरफ भाग दौड़, तैयारी, तनाव। ये था युद्ध का माहौल। हवा तक भारी लग रही थी, लेकिन ये सब देखकर सासुके के अंदर एक अलग ही एहसास जागा, जैसे अभी जाकर लड़ना शुरू कर दे। वे सीधे तसुनादे के टैंक तक पहुंचे। शिजुने ने पर्दा हटाया, सासुके अंदर गया और उसी पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तसुनादे ने बिजली की गति से उसे पकड़कर गले लगा लिया। शिजुने भी दंग रह गई। ये क्या? मफ! सासुके छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तसुनादे की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। जब उसने देखा कि सासुके सांस नहीं ले पा रहा, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो शिजुने की तरफ देखने लगी, जो पूरी तरह शॉक्ड थी। तसुनादे घबरा गई। वो शिजुने, अभी जो हुआ? सासुके चुपचाप उसे देख रहा था।
अंदर से वो हिल चुका था, इतनी ताकत, इतनी स्पीड। वो लगभग काबू हो गया था। जैसा सोचा था, मैं अभी भी कमजोर हूँ। शिजुने बोली, लेडी तसुनादे, मैंने कुछ नहीं देखा, और तुरंत बाहर चली गई। मन में सोचते हुए, लेडी तसुनादे छोटे लड़कों को पसंद करती हैं, मुझे तो कभी नहीं बताया। टैंक के अंदर तसुनादे ने राहत की सांस ली। वो थोड़ा संभली और सासुके की तरफ अजीब नज़र से देखा। सासुके उसे सतर्क नज़रों से देख रहा था। तसुनादे थोड़ा चौंक गई, क्या सासुके मुझे पसंद नहीं करता? सासुके ने सीधे पूछा। डांजो की स्थिति क्या है? तसुनादे तुरंत सामान्य हो गई। उसका डर जैसे गायब हो गया। शायद सासुके को देखकर उसे हिम्मत मिली। डांजो यहीं पास में है, बस कुछ किलोमीटर दूर। सासुके ने सोचा, आज रात ही हमला कर देता हूँ, तो मैं आज रात एक्शन लूँ। नहीं, तसुनादे तुरंत बोली। सासुके रुक गया। नहीं, क्या तसुनादे नहीं चाहती कि डांजो मरे? अगर वो जिंदा रहा तो आगे बहुत परेशानी होगी। तसुनादे समझ गई कि वो गलत समझ रहा है। मेरा मतलब है, अभी जाना खतरनाक है। क्यों? आज जाओगे तो सफलता कम होगी। उसके आसपास बहुत निंजा हैं। सासुके ने सोचा, हाँ, ये सही है। तो कब जाना चाहिए? तसुनादे ने नक्शा देखा। हम कल सीधा युद्ध शुरू करेंगे। जैसे ही उसकी सेना हारने लगेगी, डांजो भागेगा, तब मैं मौका बनाऊंगी ताकि तुम उससे अकेले लड़ सको। सासुके ने सोचा, ये प्लान अच्छा है, तब तक वो अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। डांजो के पास एक खतरनाक तकनीक थी, इज़ानागी। तैयारी जरूरी थी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। तसुनादे ने राहत की सांस ली। तब तक तुम यहीं रुक सकते हो। सासुके बोला, काकाशी यहाँ है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? कोई बात नहीं, तुम मेरे टैंक में रहो, मैं संभाल लूंगी। सासुके को थोड़ा अजीब लगा। तसुनादे का व्यवहार बदल गया था। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो आज रात यहीं रहो। ठीक है। टेंट बड़ा था, सासुके आराम से ट्रेनिंग कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो जगह ढूंढ रहा था, तसुनादे ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम अभी अभी आए हो, थक गए होगे, आज आराम करो। और उसने उसे कंबल ओढ़ा दिया। सासुके चौंक गया, ये वही तसुनादे है। उसके मन में शक आया, कहीं ये मेरी आंखें चुराने का प्लान तो नहीं, या सीधे मार दे। सासुके के माथे पर पसीना आ गया। क्या उनका समझौता टूट गया? अचानक लाइट बंद हो गई और अगले ही पल किसी ने उसे पकड़ लिया। सासुके पहले विरोध करने वाला था, लेकिन उसे महसूस हुआ तसुनादे कांप रही थी, वो डरी हुई थी। तभी सासुके समझ गया, वो बस किसी का सहारा चाहती थी। चैप्टर 193 द एलीट रेड ऑफ द रूट, हिंदी ट्रांसलेशन। एक शांत रात गुजरी जिसमें सासुके तसुनादे के साथ था। सुबह होते होते तसुनादे जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। वही दबंग होकागे वापस आ गई थी। जब काकाशी और बाकी लोग टेंट में आए और पूछा कि क्या अब हमला शुरू किया जाए, तसुनादे ने बिना झिझक हाथ उठाया। उसने जोर से सामने रखे नक्शे पर हाथ मारा। सभी कोनोहा शिनोबी, हमला करो। पहले से बने प्लान के अनुसार डांजो के कैंप को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। लैंड ऑफ फायर में सिर्फ एक कोनोहा होगा, किसी हिडन फ्लेम विलेज की कोई ज़रूरत नहीं। तसुनादे के इस दमदार आदेश ने सभी जोनिन का हौसला बढ़ा दिया। ये थी होकागे की असली ताकत। जी, सभी ने एक साथ जवाब दिया। काकाशी और बाकी तुरंत निकल गए। इस युद्ध का लक्ष्य था जल्दी खत्म करना और कम से कम नुकसान उठाना। शुरुआती हमला तेज और भारी था, और जैसा सोचा गया था, डांजो के कई निंजा डर के मारे कोनोहा की तरफ आ गए। इससे उसकी सेना और कमजोर हो गई। हिडन फ्लेम विलेज। डांजो का चेहरा बेहद गुस्से से भरा हुआ था। ये सब कचरा हैं, हिरुजेन ने इन्हें बिगाड़ दिया है। और ये तसुनादे, एक औरत, और ये बेवकूफ़ उसे होकागे मानते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। ठीक है तसुनादे, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। उसने अपने लोगों से पूछा, क्या सभी अलाइट तैयार हैं? जी, लॉर्ड डांजो। तो उन्हें भेजो 500 अलाइट निंजा तसुनादे की हत्या के लिए। अगर तसुनादे मर गई तो ये पूरी सेना बिखर जाएगी। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर वो हार गया तो उसे फिर से छुप कर रहना पड़ेगा, और वो 10 साल और इंतज़ार नहीं करना चाहता था। चलो, कोनोहा कैंप। तसुनादे को लगातार अच्छी खबरें मिल रही थीं। हर रिपोर्ट जीत की थी। उसका मूड बेहतर होता जा रहा था। सासुके के होने से उसे अब युद्ध का डर भी कम लग रहा था। टैंक के अंदर सासुके अपना शारिंगन ट्रेन कर रहा था। वो हल्का मुस्कुराया। इस औरत का मूड हर दिन बदलता है। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। दूर युद्ध की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। मतलब डांजो हार रहा था। 30,000 निंजा होने के बाद भी इतनी जल्दी हारना। सासुके को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर दुश्मन कोनोहा के निंजा ना होते तो ये इतना जल्दी नहीं हारता। सूरज ढलने लगा। आसमान सुनहरा हो गया, लेकिन उस सुनहरी रोशनी में खून का रंग भी छुपा था। युद्ध मतलब खून और बलिदान।
कैंप में अब सिर्फ करीब 100 निंजा बचे थे, बाकी सब युद्ध में थे। अब रक्षा की जरूरत नहीं थी, हमला ही सबसे अच्छी रक्षा थी। लेकिन तसुनादे ने एक चीज नहीं सोची थी, डांजो का आखिरी दांव। दुश्मन हमला। धड़ाम धड़ाम। अचानक रूट के निंजा कैंप के चारों तरफ दिखाई दिए। कुछ ही पलों में कैंप की सुरक्षा करने वाले निंजा खत्म कर दिए गए। हवा में खून की गंध फैल गई। तसुनादे जम गई। टेंट के अंदर एक घायल निंजा घुसा। होकागे दुश्मन हमला, और बेहोश हो गया। बाहर लड़ाई की आवाज सुनकर तसुनादे का डर वापस आ गया। उसका शरीर जैसे जाम हो गया। लेडी तसुनादे, आप भाग जाए, मैं इन्हें रोकती हूँ, शिजुने चिल्लाए। लेकिन तसुनादे हिल भी नहीं पा रही थी। तभी सासुके बाहर आया। उसने तसुनादे को देखा जो कांप रही थी। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तसुनादे घबरा गई और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सासुके ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तसुनादे उसे बस देखती रह गई। सासुके ने मास्क पहना और टेंट के बाहर गया। उसने पर्दा हटाकर देखा। कुछ ही कोनोहा निंजा बचे थे जो मुश्किल से लड़ रहे थे। उनके सामने रूट के निंजा की बड़ी फौज थी। हर एक निंजा खतरनाक लग रहा था। अलाइट्स, सासुके मुस्कुराया। डांजो ने सही दांव खेला, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। चलो डांजो से लड़ने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए। चैप्टर 194 द गार्डियन ऑफ द हॉकेज हिंदी ट्रांसलेशन। मिशन, होकागे की रक्षा करो, सभी रूट निंजा को हराओ। इनाम, सभी मास्टर्ड फायर रिलीज तकनीकें अल्टीमेट लेवल। जैसे ही सासुके टैंक से बाहर निकलने वाला था, अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आ गया। सासुके हल्का मुस्कुराया। बुरा नहीं, एक और मिशन मिल गया। हालांकि होकागे की रक्षा वाला नाम उसे खास पसंद नहीं आया, लेकिन इनाम फायर उसे काफ़ी पसंद आया। फायर रिलीज का अल्टीमेट लेवल, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अल्टीमेट लेवल का मतलब था पूरी तरह क्वालिटी चेंज, गुणात्मक बदलाव। सासुके को अभी भी याद था जब उसकी लाइटनिंग रिलीज चिडोरी अल्टीमेट लेवल पर पहुंची थी तो उसकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। हाँ, चक्रा खर्च भी बढ़ा था, लेकिन पावर वो असली चीज थी। सासुके बाहर निकलता है। धीरे धीरे वो टैंक से बाहर आया। शिजुने, जो बाकी निंजा को निकाल रही थी, पीछे आवाज सुनकर मुड़ी और सासुके को देखकर चौंक गई। ये बच्चा अभी तक यहीं है। वो कुछ समझ नहीं पाए। लेडी तसुनादे को लेकर तुरंत निकलो, मैं इन्हें रोकती हूँ। उसने सोचा सासुके मान जाएगा, लेकिन सासुके बिना रुके उसके पास से आगे निकल गया। सबके सामने खड़ा हो गया, फिर हल्के से पीछे मुड़कर शिजुने को देखा। बस एक नज़र और शिजुने चुप हो गई। ये बच्चा, इतनी दबाव वाली नज़र, ये है कौन? सासुके बोला, होकागे को सुरक्षित रखो, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। इतनी शांत आवाज़, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई मना करने की। सबने बिना सोचे सिर हिला दिया। पहला हमला। सासुके ने पीछे से कुसानागी तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकली, शश कटने की आवाज़, खून, एक बॉडी फ्लिकर, और सासुके 10 मीटर दूर दुश्मन के पीछे था। धड़ाम, रूट निंजा गिर चुका था। बाकी निंजा सन रह गए। इतनी तेज स्पीड, उन्हें समझ ही नहीं आया। हैंड सील कब बनी? ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? रूट का काउंटर। 2 रूट निंजा आगे बढ़े, कुनाई से हमला किया। क्लैंग क्लैंग, दोनों अटैक सासुके ने रोक दिए, और उसी पल एक हाथ से सील बनाए। वाटर रिलीज, वाटर ड्रैगन बुलेट। बूम, एक विशाल पानी का ड्रैगन दुश्मनों की ओर बढ़ा। शिजुने दंग रह गई। एक हाथ से सील और बिना पानी के वाटर रिलीज, ये बच्चा। टकराव। 3 रूट निंजा चिल्लाए। फायर रिलीज, ग्रेट फायरबॉल। आग और पानी टकराए। धड़ाम, सफेद धुंध फैल गई। सासुके मुस्कुराया। अब शुरू होता है असली खेल। नरसंहार। स्विश, एक झटके में 2 दुश्मन खत्म। फिर सासुके गायब। धुंध के अंदर वो एक भूत बन गया। वेब ऑफ द माइंड सक्रिय। उसे हर दुश्मन की लोकेशन पता थी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों निंजा खत्म। तलवार की आवाज, मांस कटने की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। रूट की चाल, वाइंड रिलीज, गले पाम। धुंध हट गई और सासुके दिखा। चारों तरफ लाशें। रूट निंजा डर गए। अर्थ रिलीज, वॉल, गुना 6। मिट्टी की दीवारों ने सासुके को घेर लिया। ऊपर से निंजा कूदे। एक्सप्लोसिव टैग्स, बम वाले कुनाई फेंकने के लिए तैयार। सासुके का जवाब, वाटर रिलीज, सेवरिंग वेव। धड़ाम, पानी की धार ने दीवारें चीर दी और निंजा को भी काट दिया, लेकिन बम आ चुके थे। सासुके ने तुरंत वाटर फॉर्मेशन वॉल लगाया, फिर भी कुछ बम अंदर आ गए। विस्फोट, टक्कर, बूम, आग की लपटें 10 मीटर तक उठीं। झटका इतना बड़ा था कि दूर खड़े कोनोहा निंजा भी हिल गए। सबके चेहरे पर चिंता। वो बच्चा बचा होगा। इतना बड़ा धमाका, अगर वो फंस गया तो? सन्नाटा छा गया।
Chapter 195 The shocking appearance of the first generations would release Hindi translation. विस्फोट की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। सबकी नज़रें उसी जगह पर टिकी थीं। रूट निंजा ने राहत की सांस ली। आखिरकार वो लड़का खत्म हो गया। इतना बड़ा धमाका, कोई भी बच नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, सासुके दिखाई दिया। उसकी हालत देखकर शिजुने ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, मांस के टुकड़े गायब थे और अंदर की हड्डियां साफ दिख रही थीं। वो जमीन पर पड़ा था, जैसे कोई जला हुआ शव। रूट निंजा मुस्कुराए, अब खत्म हुआ झंझट। तसुनादे की हालत। तसुनादे पर्दे के पीछे से देख रही थी। उसका पूरा शरीर जम गया। सासुके, उसकी आंखों के सामने एक और खास इंसान मर गया, और वो कुछ नहीं कर पाए। वो घुटनों के बल गिर गई, आंखों में खालीपन। लेकिन कुछ बदला। सस सस अचानक आवाज आए। रूट निंजा मुड़े, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सासुके खड़ा हो गया था। वो आराम से एक मरे हुए निंजा का मास्क उठाकर पहनता है। उसका खुद का मास्क जल गया था। अगर उसका चेहरा साफ दिखता तो उसकी पहचान खुल जाती। सासुके हल्का हंसा, काफी दर्द हुआ। तुम लोगों का टीमवर्क अच्छा है। सब हैरान। रूट निंजा पूरी तरह शॉक में थे। ये कैसे जिंदा है? उसके पेट का हिस्सा गायब था, फिर भी वो खड़ा था। ये किस तरह का शरीर है? सेज मोड एक्टिवेटेड। सेज मोड एक्टिवेट। अचानक उसके आसपास हवा बदल गई। एक अजीब ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। उसकी पूरी आभा बदल गई। हीलिंग शुरू। उसके घावों से धुआं निकलने लगा। सस सस और फिर नई फ्लैश उगने लगी। उसका शरीर तेजी से हील होने लगा। शिजुने दंग रह गई, लेकिन तसुनादे पूरी तरह शॉक में थी। ये दादाजी का बिना सील वाला हीलिंग। फर्स्ट हॉकज की हीलिंग एबिलिटी। 1 मिनट में सासुके लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। असली डर शुरू। सासुके ने रूट निंजा की तरफ देखा। लगता है नॉर्मल टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, अब सीरियस होना पड़ेगा। उसने हल्की मुस्कान दी, आधा मास्क और डरावनी हंसी। रूट निंजा के रोंगटे खड़े हो गए। वुड रिलीज। सासुके ने जमीन पर हाथ मारा। धड़ाम। अचानक धरती फट गई। विशाल लकड़ी की बेलें बाहर निकलीं, सांपों की तरह लहराती हुई, तेजी से फैलने लगीं। पूरा मैदान कवर होने लगा। सब दंग। वुड रिलीज, ये कैसे संभव है? रूट निंजा फंस गए। लकड़ी की बेलें उन्हें जकड़ने लगीं और उनका चक्रा खींचने लगीं। कुछ ही सेकंड में आधा कैंप खत्म, आधे से ज्यादा निंजा कैद। तसुनादे का शौक। तसुनादे बाहर आए, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये फर्स्ट होकागे की वुड रिलीज। सासुके उचेहा, ये कैसे? उसे समझ नहीं आया और ध्यान ही नहीं रहा कि उसका डर खत्म हो चुका था। रूट का काउंटर। रूट निंजा ने जुत्सु से बेलें तोड़नी शुरू की। बूम बूम। सासुके सांस ले रहा था। ये तरीका इनएफिशिएंट है, मुझे प्रॉपर वुड जत्सु सीखना पड़ेगा। आखिरी मूव। रूट निंजा चिल्लाए, तुम हो कौन? सासुके चुप रहा। उसने आंखें बंद कीं और सेंजुत्सु चक्र इकट्ठा करना शुरू किया। आसपास की नेचुरल एनर्जी तेजी से उसकी ओर आने लगी, जैसे कोई विशाल तूफान बन रहा हो। फिर उसने आंखें खोलीं। फायर वुड रिलीज। फायर वुड ड्रैगन टेक्निक। चैप्टर 196। चैप्टर 196 कोनोहा के सुनहरे दिन फिर लौटेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन। सरसराहट सरसराहट। चारों ओर से लकड़ी की बेलें इकट्ठा होने लगीं। सबकी निगाहों के सामने वे तेजी से एक विशाल लकड़ी के ड्रैगन अजगर का रूप लेने लगीं। सबसे पहले उसका भयानक सिर प्रकट हुआ, फिर उसका लंबा शरीर जो एक विशाल सांप जैसा लग रहा था। सासुके वहीं खड़ा रहा, और जैसे ही लकड़ी का ड्रैगन बना, उसका विशाल शरीर सासुके के चारों ओर लिपट गया, उसे पूरी तरह सुरक्षित करते हुए। लकड़ी का ड्रैगन पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसकी लाल चमकती आंखें सामने खड़े रूट निंजाओं को घूर रही थीं। एक पल के लिए ये लाइट रूट निंजा भी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने आसपास के वुड स्टाइल को देखा, फिर उस विशाल ड्रैगन को, और कुछ देर के लिए वे समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। वुड स्टाइल, ये सच में वुड स्टाइल है? ये तो पहले होकागे की ताकत है। ये बच्चा ये कैसे इस्तेमाल कर सकता है? रूट निंजा चिल्ला उठे, क्या ये भी कोई वुड स्टाइल एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है? नामुमकिन। अगर ऐसा कोई होता तो वो डांजो के पास होता। आखिर ये बच्चा है कौन? अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं है और फिर भी वुड स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी पहचान और भी डरावनी हो जाती है। क्या वो सेंजू क्लान से है? और क्या उसने पहले होकागे की विरासत हासिल कर ली है? सिर्फ रूट निंजा ही नहीं, तसुनाडे भी समझ नहीं पा रही थी कि सासुके ने वुड स्टाइल कैसे पाया। हो सकता है उसने पहले होकागे की कोशिकाएं ट्रांसप्लांट करवाए हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई न सिर्फ उन्हें सफलतापूर्वक अपनाए, बल्कि उनकी तकनीक भी इस्तेमाल कर सके। नहीं, अगर सिर्फ सेल ट्रांसप्लांट होता तो वो दादाजी की तकनीक नहीं सीख सकता। अचानक तसुनाडे के मन में एक विचार आया।
एक अजीब सा विचार, लेकिन सासुके जैसे प्रतिभाशाली के लिए संभव भी। सासुके के पास अब 4 चक्र नेचर हैं, फायर, लाइटनिंग, वाटर और अर्थ। इतनी कम उम्र में चारों के नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत, ये लगभग नामुमकिन है। आमतौर पर जॉनिन भी दूसरी चक्र नेचर सीखना बाद में शुरू करते हैं, लेकिन सासुके वाटर और अर्थ को मिलाकर, क्या इसने खुद ही नया केक्केई गैंकाई वुड स्टाइल बना लिया? तसुनाडे को ये सोच पागलपन लगी, लेकिन फिर भी उसे लगा ये सच हो सकता है। क्रैक क्रैक, लकड़ी का ड्रैगन हिलने लगा। सासुके ने हाथ उठाया और सामने खड़े रूट निंजाओं को मौत की सजा दे दी। आखिरी 100 के करीब रूट निंजा ऊपर देखते रह गए। अब वे भागना भी भूल चुके थे। पहले होकागे की ताकत, इससे बचना नामुमकिन था। लकड़ी का ड्रैगन मुंह खोलकर आसमान में उठा, फिर बिजली की गति से नीचे गिरा। धड़ाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि शिजुने और बाकी लोग कई कदम पीछे खिसक गए। जब धूल छंटी, वहां एक विशाल गड्ढा था, लगभग 30 मीटर तक फैला हुआ। और फिर वुडस्टाइल के जंगल से वही ड्रैगन फिर बाहर निकला, बिल्कुल सही सलामत। उसकी मजबूती अविश्वसनीय थी। क्या यही ताकत थी जिससे पहले होकागे ने दुनिया में शांति लाई थी? कितना डरावना है ये बच्चा। क्या ये सच में सेंजू क्लान से है? कोनोहा के निंजा तसुनाडे की ओर देखने लगे। लेडी होकागे, क्या ये सेंजू क्लान का है? तसुनाडे कुछ पल के लिए चुप रह गई। सेंजू क्लान को पहले होकागे ने खुद खत्म किया था ताकि सब कोनोहा में घुल मिल जाएं। लेकिन अब भी कहीं उनकी विरासत बची है या नहीं, ये खुद तसुनाडे भी नहीं जानती थी। लेकिन एक बात तय थी, सासुके सेंजू क्लान का नहीं था। कुछ सोचकर तसुनाडे ने कहा, मुझे नहीं पता सेंजू क्लान बचा है या नहीं, लेकिन ये लड़का मेरा है। सबको उसका मतलब समझ आ गया। वो सासुके पर पूरा भरोसा करती है। वुडस्टाइल वापस आ गया। अब कोनोहा फिर से पहले जैसा महान बनेगा। अब कोई गांव हमें चुनौती नहीं देगा। लेकिन सच्चाई अलग थी। ताकत सिर्फ वुडस्टाइल में नहीं थी, बल्कि हाशिरामा में थी, वरना यामाटो भी दूसरा हाशिरामा होता। ये सोचकर तसुनाडे को सिर दर्द होने लगा। युद्ध के बाद वो क्या करेगी? सासुके तो चला जाएगा, क्या उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए? तभी लेडी तसुनाडे, सासुके की आवाज गूंजी। वो अब लकड़ी के ड्रैगन के सिर पर खड़ा था। ये हमला डांजो की आखिरी चाल थी। अब वक्त आ गया है उससे सामना करने का। चैप्टर 197 निंजुत्सु की चरम महारत, हिंदी ट्रांसलेशन। डांजो, ये लड़का सच में डांजो के पीछे जाने वाला है। शिजुने ने तसुनाडे की ओर देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि उनका असली प्लान क्या है। तर्क के हिसाब से डांजो को तो खुद तसुनाडे को संभालना चाहिए था। आखिर डांजो की ताकत कागे लेवल की थी। इस सेंजू बच्चे को भेजना, भले ही वो काफी ताकतवर दिख रहा हो, फिर भी भरोसा करना मुश्किल था। डांजो की लोकेशन अभी पता नहीं है। तुम थोड़ी देर रुक सकते हो, मैं पता करवा लेती हूँ, फिर तुम। तसुनाडे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सासुके ने बीच में रोक दिया। चिंता मत कीजिए लेडी तसुनाडे, मेरे पास ऐसा निंजुत्सु है जो पूरे बैटलफील्ड को स्कैन कर सकता है। डांजो को ढूंढना कोई समस्या नहीं है, और वैसे भी उसका आखिरी हमला फेल हो चुका है। अब वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो भागने की कोशिश करेगा और हम उसे भागने नहीं दे सकते। ये कहते हुए सासुके ने लकड़ी के ड्रैगन को मोड़ा और आगे बढ़ गया। कोनोहा के निंजा घबरा गए। लॉर्ड होकागे, नहीं, इसने पहले होकागे का वुडस्टाइल हासिल किया है, इसे खतरे में नहीं डाल सकते। हम और लोगों को भेज सकते हैं डांजो को ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक। धड़ाम, लकड़ी का ड्रैगन बिजली जैसी तेजी से जंगल को चीरते हुए दूर निकल गया। तसुनाडे ने जाते हुए सासुके को देखा और चिल्लाए, ओए बच्चे, डांजो की अच्छे से पिटाई करना। सासुके मुस्कुरा दिया, ठीक है। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने रूट निंजाओं को हराया। इनाम, सभी फायर स्टाइल निंजुत्सु अल्टीमेट मास्टरी। सासुके को हल्का चक्कर आया, लेकिन वो खुद को संभाल गया। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके सारे फायर स्टाइल जुत्सु अब अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गए हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसकी फायर स्टाइल शायद उस लेवल से भी ऊपर थी जो मदारा ने चौथे महान युद्ध में दिखाया था। अब जुत्सु की रैंक मायने नहीं रखती थी। एक साधारण सी रैंक जुत्सु भी, अगर सासुके चाहे तो पूरे गांव को जला सकता था। यही होती है असली महारत। लेकिन सिस्टम यही नहीं रुका। मिशन, डांजो को हराओ, युद्ध खत्म करो। इनाम, यिन रिलीज चक्र। यिन रिलीज यानी कुछ भी शून्य से बना देना, जबकि यांग रिलीज उसे जीवन देती है। सासुके के लिए यह बेहद आकर्षक था। अगर ये शेरिंगन के साथ जुड़ गया, उसकी आंखों में जोश बढ़ गया। डांजो, अब तो तुझे मरना ही होगा। सासुके ने ड्रैगन की स्पीड और बढ़ा दी। फिर उसने एक हाथ से साइन बनाया और चक्र इकट्ठा करना शुरू किया। सेज बॉडी की वजह से उसकी चक्र इकट्ठा करने की स्पीड बहुत तेज थी। कुछ ही सेकंड में उसने भारी मात्रा में चक्र इकट्ठा कर लिया। अब देखते हैं बैटलफील्ड में क्या हो रहा है और डांजो कहाँ छिपा है।
उसने तेजी से हैंड साइन बनाए, लाइटनिंग स्टाइल, एंडलेस थंडरपोल। कड़क आसमान से एक भयानक बिजली गिरी, फिर लगातार गरजने लगी, पूरे क्षेत्र में बिजली फैलने लगी। दोनों सेनाएं रुक गईं, सब ऊपर देखने लगे, जैसे आसमान दो हिस्सों में टूट गया हो। कुछ ही सेकंड बाद सासुके ने अपनी आंखें खोलीं। मांगेक्यो शेरिंगन एक्टिव, लाइटनिंग स्टाइल, माइंड वेब। धड़ाम, बिजली फैलकर एक विशाल जाल बन गई, सैकड़ों मीटर तक फैलकर पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया। अब सासुके हर चीज महसूस कर सकता था। वो मुस्कुराया, ये तो एक तरफा लड़ाई है। डांजो की सेना लगभग हार चुकी थी, सिर्फ कुछ हजार रूट निंजा ही बचे थे। परफेक्ट, अब फायर स्टाइल टेस्ट करने का सही मौका है। धड़ाम धड़ाम, पेड़ गिरने लगे। सासुके लकड़ी के ड्रैगन पर खड़ा सीधे बैटलफील्ड में उतर आया। कोनोहा के निंजा उसे देखते रह गए। उस विशाल ड्रैगन को देखकर सब स्तब्ध थे। ये क्या है? चैप्टर 198 लकड़ी के ड्रैगन पर खड़ा वो व्यक्ति कौन है? हिंदी ट्रांसलेशन। लकड़ी का ड्रैगन तेजी से युद्धभूमि में घुस आया। उसका विशाल शरीर इतना बड़ा था कि किसी का ध्यान उससे हट ही नहीं सकता था। अनगिनत कोनोहा निंजा उसे देखकर हैरान रह गए। पहली नज़र में वे सिर्फ उसके आकार से चौंके, लेकिन दूसरी नज़र में वे और भी ज्यादा स्तब्ध रह गए। ये वुड स्टाइल था। कुछ अनुभवी निंजा तुरंत चिल्ला उठे, पहले होकागे, लॉर्ड हाशिरामा का वुड स्टाइल, ये तो वुड ड्रैगन तकनीक है। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, क्या ये सच में ऐसा दिखता है? सासुके हाथ बांधे उस विशाल लकड़ी के ड्रैगन के सिर पर खड़ा था। ड्रैगन हजारों निंजाओं के ऊपर से गुजर रहा था। पूरे युद्ध क्षेत्र में लोग ऊपर देखकर उस विशाल छाया को निहार रहे थे। काकाशी ने उस पर खड़े व्यक्ति को देखा। ये आकृति जानी पहचानी क्यों लग रही है? आसुमा उत्साहित होकर बोला, वुड ड्रैगन, वुड स्टाइल। आखिर कौन है जो अभी भी इसे इस्तेमाल कर सकता है? कुरेनाई, अनको और बाकी जोनिन भी चौंक गए। इनोइची यामानाका ने महसूस किया, इतना भयानक चक्र, ये जुत्सु साधारण निंजा के बस की बात नहीं है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हर सेकंड कितना भारी चक्र खर्च हो रहा है। ये जुत्सु एक जॉनिन को पल भर में खत्म कर सकता था, लेकिन सासुके को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितना ध्यान खींच रहा है। उसका पूरा ध्यान आगे था। डांजो की आखिरी सेना, करीब 3000 रूट निंजा। उसके माइंड वेब ने पहले ही डांजो की लोकेशन बता दी थी। अब बस उसे पकड़ना था, लेकिन उससे पहले सासुके खुद को रोक नहीं पाया। वो अपने अल्टीमेट फायर स्टाइल की ताकत आजमाना चाहता था। उसने हाथ उठाया और तुरंत हैंड साइन बनाए। जैसे ही ड्रैगन 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा, सासुके ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वो आसपास की सारी हवा निगल रहा हो। हवा का प्रवाह तक बदल गया। फायर स्टाइल, फायर ड्रैगन ब्लेज टेक्निक। इस जुत्सु की शक्ति अब अल्टीमेट लेवल पर थी। एक ही पल में सासुके का लगभग सारा चक्र खत्म हो गया। अगर सेज मोड उसे तुरंत ऊर्जा न देता तो ड्रैगन भी खत्म हो जाता, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, एक चमकदार लाल रोशनी फूटी। पूरा युद्ध क्षेत्र लाल प्रकाश से भर गया। निंजाओं को अपनी आंखें ढकनी पड़ीं। उस रोशनी के बीच आग का एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। वो दहाड़ रहा था, जैसे आग खुद जीवित हो गई हो। और फिर वो सीधे रूट निंजाओं की ओर बढ़ा। रूट निंजा बस देख पाए, क्योंकि आग उनके सामने पहुंच चुकी थी। अब बचने का कोई मौका नहीं था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आग भड़क उठी और कुछ ही सेकंड में 3000 रूट निंजा राख बन गए। लकड़ी का ड्रैगन आग के समुद्र के ऊपर से गुजर गया। चारों तरफ सिर्फ लपटें थीं। सासुके उसी पर खड़ा था। उसकी परछाई सबके दिमाग में छप गई। धीरे धीरे आग की रोशनी कम हुई और ड्रैगन भी गायब हो गया। अब जाकर कोनोहा निंजा होश में आए। हजारों निंजा एक ही वार में खत्म। ये कैसी फायर स्टाइल थी? वो आदमी, क्या वो कोनोहा का ही निंजा है? उसने अंबू की यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन मास्क रूट जैसा था। अगर वो दुश्मन होता तो रूट को क्यों मारता? और वो वुड स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। आखिर वो है कौन? काकाशी भी स्तब्ध था। एक ही जुत्सु और 3000 निंजा खत्म। वो फायर स्टाइल उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन इतनी ताकत नामुमकिन। आसुमा बोला, इतनी ताकत शायद एस रैंक जुत्सु से भी ज्यादा है। ये सिर्फ चक्र की बात नहीं, इसमें गहरी महारत चाहिए। सबके मन में एक ही सवाल था, वो ड्रैगन पर खड़ा वो व्यक्ति आखिर है कौन? चैप्टर 199 महान नारुतो ब्रिज, हिंदी ट्रांसलेशन। भले ही किसी ने उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन इस युद्ध को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति और उसके लकड़ी के ड्रैगन ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। सासुके की छवि अब हर कोनोहा निंजा के दिल में बस चुकी थी। इस समय सासुके युद्धभूमि पार करके लकड़ी के ड्रैगन पर खड़ा डांजो की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह युद्ध क्षेत्र से बाहर निकला, उसने तुरंत लकड़ी के ड्रैगन को खत्म कर दिया, क्योंकि ड्रैगन की गति अब उसके लिए धीमी थी। पहले उसे माइंड वेब के लिए ड्रैगन चाहिए था, लेकिन अब लोकेशन मिल चुकी थी।
अब लाइटनिंग स्टाइल ज्यादा तेज था। जैसे ही ड्रैगन बेलों में बिखर गया, कड़क एक बिजली चमकी और सासुके गायब हो गया। लाइटनिंग स्टाइल, गॉड स्पीड, ब्लाइंडिंग फ्लैश। अब उसकी गति ड्रैगन से कई गुना तेज थी। वो सीधा फ्लेम हिडन विलेज की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जो भी रूट निंजा मिले, सब भाग रहे थे। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि एक बिजली उनके पास से गुजर गई। उधर डांजो फ्लेम हिडन विलेज के बाहर खड़ा था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। तसुनाडे, मैं हार नहीं मानूंगा, अगली बार मैं ही होकागे बनूंगा। वो भागने की तैयारी में था। उसका प्लान साफ था, ग्रेट नारुतो ब्रिज वेव देश, पानी का देश, मिस्ट विलेज। वहां कोनोहा उसका पीछा नहीं करेगा। 2 बचे हुए साथियों के साथ वो भागा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वे पीछे रह गए। अंत में वो अकेला ही ग्रेट नारुतो ब्रिज पर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली। फायर कंट्री, मैं जरूर वापस आऊंगा। तभी कड़क उसके सामने बिजली गिरी। आसपास चमकती बिजली के बीच एक आकृति दिखाई दी। डांजो की आंखें सिकुड़ गईं। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें, डांजो। आवाज सुनते ही डांजो पहचान गया, सासुके उचिहा। बिजली धीरे धीरे शांत हुई और सासुके सामने आ गया, अंबु ड्रेस में, लेकिन अब उसने अपना मास्क हटा दिया था। सासुके ने देखा, डांजो अकेला था। 3 लोग होने चाहिए थे, बाकी कहाँ गए? लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। तुम यहाँ हो, बस यही काफी है। डांजो बोला। सासुके उचिहा, तुम कोनोहा के भगोड़े हो, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सासुके हल्का सा हंसा। तुम्हें सच में नहीं पता। डांजो चुप रहा। या तो तुम मुझे मारना चाहते हो या बचाना। वो सोच रहा था, शायद सासुके ओरोचिमारू के कहने पर उसे बचाने आया है। अगर ऐसा हुआ तो वो मिलकर कोनोहा के खिलाफ लड़ सकते हैं। सासुके की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें बचाऊं? उस इंसान को जिसने मेरे पूरे कबीले को खत्म कर दिया। डांजो थोड़ा चौंका। क्या ओरोचिमारू ने बताया? मुझे कैसे पता चला? इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ, तुम्हें मारने। सासुके की आंखों में खून उतर आया। डांजो हंसा। बकवास, मैंने तुम्हारे पूरे उचिहा कबीले को खत्म कर दिया था, तुम भी मरोगे। आज होकागे के नाम पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सासुके ने कुसानागी तलवार निकाल ली। उस पर बिजली चमकने लगी। उसके अंदर का सेज चक्र उबल रहा था। तो दिखाओ होकागे, तुम में कितनी ताकत बची है। डांजो भी कुनाई लेकर तैयार हो गया। वो जानता था ये लड़का साधारण नहीं है। सासुके की तलवार पर जो बिजली थी वो आम लाइटनिंग स्टाइल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये उचिहा लड़का आखिर है क्या? तभी सासुके ने अपना मास्क पूरी तरह हटा दिया। डांजो की आंखें फैल गईं। ये उसी समय ब्रिज के किनारे एक पेड़ पर कोई बैठा था। वो दोनों को देख रहा था। वो मुस्कुराया। वाह, ये तो सेज मोड है। इतनी कम उम्र में क्या कमाल का बच्चा है। फायर, अब असली फाइट शुरू होने वाली है। सेसुक वीज डांसो चैप्टर 200। जीनियस हमेशा उचिहा क्लान में ही क्यों होते हैं? हिंदी ट्रांसलेशन। पेड़ पर बैठा हुआ वह व्यक्ति जैसे ही बोला, पास के पेड़ से अचानक एक सिर बाहर निकला। सच में, ये तो कमाल है। इतना भयानक चक्र, जैसे कोई इंसानी टेल्ड बीस्ट हो। इतना ज्यादा। हाँ, लगता है इसका शरीर कुछ खास है। ये अपने आप नेचुरल एनर्जी को सी ऑब कर रहा है। अपने आप। ये सुनकर पेड़ पर बैठा व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। मतलब, इसके पास लगभग अनंत चक्र है। सिर्फ 12 साल की उम्र में कितना खतरनाक है ये। सच में एक असली उचिहा। कड़क सस। अचानक और भी भयानक बिजली फट पड़ी। सासुके की कुसानागी तलवार से निकलती बिजली ऐसी लग रही थी जैसे आग की लपटें बन गई हों। पूरे ग्रेट नारुतो ब्रिज का बड़ा हिस्सा बिजली से भर गया। जमीन पर काली लकीरें पड़ गईं। लाइटनिंग स्टाइल डिस्चार्ज। इतनी ताकत देखकर खुद सासुके भी चौंक गया। उसका चक्र आउटपुट अब जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। डांजो के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसी लाइटनिंग स्टाइल है? इतनी ताकत एक बच्चे में कैसे हो सकती है? अगले ही पल सासुके आगे बढ़ा। बिजली जैसी स्पीड। एक पल में वो डांजो के सामने पहुंच गया। उसकी तलवार बिजली के साथ चमकी। स्लैश। एक ही बार में डांजो 2 टुकड़ों में कट गया। किनारे बैठे दर्शक भी चौंक गए। ये सासुके बहुत खतरनाक है, लेकिन डांजो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अचानक सासुके को आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ और फिर डांजो फिर से सामने आ गया, थोड़ा दूर खड़ा, हौंफता हुआ। सासुके बोला, अभी जो हुआ वो इज़ानागी था, है ना? कमाल की ताकत है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। डांजो का चेहरा बदल गया। इस लड़के को इज़ानागी के बारे में कैसे पता? अब वो और सतर्क हो गया। उसने अपने हाथ की पट्टी हटाई और उसके हाथ पर कई शेरिंगन आंखें दिखाई दीं। उन्हें देखकर सासुके के मन में गुस्सा भर गया। उसे लगा जैसे वो हर उचिहा की आखिरी चीख सुन सकता है। उचिहा क्लान का गुस्सा। डांजो बोला, लगता है ओरोचिमारू ने तुम्हें सब बता दिया। अब वो तुम्हें सिर्फ एक शरीर नहीं, शिष्य मानता है। सासुके ने ठंडे स्वर में कहा, ये सब छोड़ो, सोचो, तुम कितनी देर तक जिंदा रहोगे। उसने तलवार उठाई
तुमने अभी एक बार इज़ानागी इस्तेमाल किया, मतलब 10 मौके बाकी हैं। बस मुझे 10 बार और मारना है। उसकी तलवार पर बिजली और तेज हो गई। उसकी आंखों में चमक आए। अगले ही पल चिदोरी शार्प स्पीयर स्विश एक बिजली की भाला सी बनी, जो सीधे डांजो के दिल की ओर गई। इस बार डांजो ने बचा लिया, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। डांजो के माथे से पसीना गिरा। इसकी लाइटनिंग स्टाइल बहुत खतरनाक है। नया जुत्सु सीखा गया, चिदोरी शार्प स्पीयर बगेनर। सासुके मुस्कुराया, अच्छा था तुम बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? उसके शरीर पर बिजली फिर से तेज हो गई। डांजो समझ गया, अगर सासुके ऐसे ही हमला करता रहा तो वो हार जाएगा। तुरंत विंड स्टाइल वैक्यूम वेव्स, धड़ाम धड़ाम, हवा की तेज धारें सासुके की ओर बढ़ीं। सासुके हंसा, क्या ये मुझे रोक पाएगा? चिदोरी कट, बिजली चारों ओर फैल गई, जैसे एक जाल बन गया हो। हवा की धारें टकराईं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हालांकि हवा बिजली को काटती है, लेकिन सासुके के सेज जुत्सु ने सब फर्क खत्म कर दिया। डांजो दंग रह गया। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर सारे जीनियस उचेहा क्लान में ही क्यों पैदा होते हैं? फायर अप फाइट और भी इंटेंस होने वाली है। इज़ानागी वी ससुक मास्टरी चैप्टर 201 निंजुत्सु की ताकत उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। हिंदी ट्रांसलेशन। लाइटनिंग स्टाइल, आमतौर पर इसे हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सपोर्ट के लिए जैसे जैनजुत्सु डालना या दुश्मन को जकड़ना। लेकिन सासुके, वो इसे डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उसमें सफल भी हो गया। ये देखकर किनारे छिपे दोनों लोग भी हैरान रह गए। सच में उम्मीद नहीं थी। पेड़ पर बैठा व्यक्ति अब पहले जैसा हल्का रवैया नहीं दिखा रहा था। अब उसकी आवाज में सम्मान था। उचेहा क्लान का 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला जीनियस, ओबिटो, ये तुमसे भी बेहतर है। ज़ेत्सु ने बेरहमी से कहा। ये दोनों थे, ओबिटो और ज़ेत्सु। ओबिटो अभी अपनी योजना शुरू नहीं कर पाया था, लेकिन कोनोहा में हो रही घटनाओं को देखने वो जरूर आया था। और अब सासुके को देखकर वो भी प्रभावित हो गया। सच में सासुके अपने भाई से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। इस उम्र में मांगेक्यो शेरिंगन इताची भी नहीं कर पाया था। ओबिटो हंसा। ब्लैक ज़ेत्सु चुपचाप मुस्कुराया। सासुके अब उनकी नज़र में आ चुका था। नीचे लड़ाई जारी थी। डांजो हैरान था, ये कैसे हो सकता है? विंड स्टाइल लाइटनिंग को रोकती है, फिर तुमने इसे कैसे ब्लॉक किया? सासुके मुस्कुराया, तुम अभी भी नहीं समझे। मेरा चक्र तुम्हारे जैसा नहीं है। क्या फ़र्क है? तुम सेज चक्र के बारे में जानते हो। डांजो जानता था, लेकिन उसने कभी इसे सीखा नहीं। उसे लगा इसकी ज़रूरत नहीं। सासुके बोला, सेज टेक्निक निंजुत्सु की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। जब ताकत बहुत ज़्यादा हो जाए तो एलिमेंट का काउंटर भी काम नहीं करता। जैसे पानी मिट्टी को काटता है, लेकिन तोबिरामा सेंजू का वाटर स्टाइल आसानी से अर्थ स्टाइल को तोड़ सकता था। क्यों? क्योंकि ताकत यूज़र पर निर्भर करती है। सासुके ने फिर से तलवार उठाई। बिजली उसमें इकट्ठा होने लगी। चिदोरी ब्लेड, चिड़ियों जैसी आवाज़ गूंजने लगी। अगले ही पल सासुके बिजली बनकर डांजो की ओर दौड़ा। डांजो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वुड स्टाइल बर्स्ट गन ट्री, अचानक उसके हाथ से एक विशाल पेड़ निकला, जो सासुके को जकड़ने लगा। सासुके ने वार को काटने की कोशिश की, लेकिन उसने डांजो की ताकत को कम आंका। तलवार बीच में ही रुक गई। लकड़ी की बेलें उसे जकड़ने लगीं। सासुके की आंखें सिकुड़ गईं। काफ़ी ताकतवर वुड स्टाइल है। धड़ाम, बैंगनी चक्र उभरा। सुसानो, उसने सासुके को ढक लिया। वुड स्टाइल ने उसे कसकर जकड़ा, इतना कि सुसानो भी दबने लगा। क्रैक, आवाज़ आई। सासुके आधा पेड़ में फंस गया। डांजो नीचे हौंफ रहा था। उसका चक्र काफ़ी खर्च हो गया था। उसने ऊपर देखा। सासुके सुसानो के अंदर सुरक्षित था। कमबख्त, इसने सुसानो भी जगा लिया। डांजो पीछे हटा। इज़ानागी, उसने एक और शेरिंगन कुर्बान किया और खुद को ठीक कर लिया। सासुके बोला, फिर से इस्तेमाल किया। अब 9 मौके बचे हैं। सासुके की सांस थोड़ी भारी हो गई। लाइटनिंग स्पीड जोर सुसानो, दोनों को एक साथ बनाए रखना आसान नहीं था। उसने सोचा, अब ये तरीका काम नहीं करेगा, मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने लाइटनिंग स्पीड बंद कर दी। डांजो मुस्कुराया, आखिर थक गए ना, इतनी स्पीड ज़्यादा देर नहीं चल सकती। सासुके मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। असल में वो थका नहीं था, बस अब बोर हो गया था। डांजो को ख़त्म करने के लिए मुझे एक ही वार में ख़त्म करना होगा। उसने सुसानो भी हटा दिया और तलवार म्यान में रख दी। डांजो हैरान रह गया, ये क्या कर रहा है? अगले ही पल सासुके ने सिर उठाया। अब मैं ये लड़ाई लंबी नहीं खींचना चाहता। देखते हैं तुम मेरी अगली चाल से बच पाते हो या नहीं। उसने एक हाथ से साइन बनाया, हाथ सीने के सामने लाया और बोला, फायर स्टाइल ग्रेट फायर। फायर। अब अगला अटैक बहुत बड़ा होने वाला है। चैप्टर 202 सेज मोड में बिजली की चमक। हिंदी ट्रांसलेशन। फायर स्टाइल ग्रेट फायर एनिहिलेशन। धड़ाम,
सासुके ने अचानक अपने मुंह से भयानक आग उगली। एक ही पल में वो आग चारों ओर फैल गई और सब कुछ निगलने लगी। पलक झपकते ही पूरा वेव देश का ब्रिज आग में डूब गया। 20 मीटर से भी चौड़ा पुल पूरी तरह लपटों से घिर गया, जैसे किसी ने आग का समंदर बुला लिया हो। लाल रोशनी ने आधा आसमान चमका दिया। डांजो सन रह गया। ये फायर स्टाइल, मैंने सोचा था इसकी लाइटनिंग ही सबसे खतरनाक है, लेकिन इसकी आग भी। एक इंसान 2 एलिमेंट्स को इस हद तक मास्टर कर ले, ये हिरोजिन सरुतोबी भी नहीं कर पाए थे। वो निंजुत्सु प्रोफेसर थे, लेकिन किसी एक एलिमेंट को इतना परफेक्ट नहीं कर पाए। सासुके ने कर दिखाया। डांजो के पास इसका जवाब नहीं था। वो सिर्फ विंड स्टाइल जानता था, और इतनी भयानक आग के सामने वो बेकार था। दूर खड़े ओबिटो और ज़ेत्सु भी देख रहे थे। ओबिटो बोला, कमाल की फायर स्टाइल, ये तो एस रैंक से भी ऊपर है। ज़ेत्सु ने सिर हिलाया, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन मदारा उचेहा के बराबर पहुंच सकता है। ओबिटो थोड़ा गंभीर हो गया। अगर ऐसा हुआ तो उसे सासुके की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी ताकत के साथ एक समस्या भी थी। सासुके का चक्र तेजी से खत्म हो गया। ज़ेत्सु बोला, इतना चक्र खर्च करके भी डांजो नहीं मरा, फायदा क्या? ओबिटो भी नहीं समझ पाया, लेकिन सासुके का तरीका अलग था। उसने जानबूझकर इतना चक्र खर्च किया ताकि अपना बोझ कम करे, डांजो की एक लाइफ खत्म करे। सासुके मुस्कुराया, अब 8 जान बची हैं। थंडर ब्रीदिंग, उसका मांगेक्यो शेरिंगन तेजी से घूमने लगा। ये तकनीक उसके सेज चक्र को तुरंत बिजली में बदल देती थी, और इसकी ताकत बेहद खतरनाक थी। सासुके ने हल्की सांस छोड़ी। आग के बीच देखा, उसे डांजो दिख गया। अगले ही पल थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश, हाई वोल्टेज, एक बिजली चमकी, इतनी तेज कि ओबिटो भी नहीं देख पाया। यहाँ तक कि शेरिंगन भी उसे ठीक से ट्रैक नहीं कर सका। एक ही पल में आग का समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। डांजो खड़ा था, और अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। सासुके पीछे खड़ा था, उसकी तलवार जमीन से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थी। ओबिटो और ज़ेत्सु पूरी तरह चौंक गए। ये क्या था, ताइजुत्सु या निंजुत्सु? लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। डांजो ने फिर इज़ानागी इस्तेमाल किया। सासुके खुद भी चौंक गया। इतनी स्पीड, इतनी ताकत, लेकिन वो खुश था। अब 7 जान बची हैं। चलो डांजो, अब असली मजा आएगा। थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश 6 फोल्ड, हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज, 3 बिजली की चमक एक साथ। डांजो फिर से प्रकट हुआ, और तुरंत दर्द से भर गया। उसके दोनों हाथ कट गए, कमर भी फट गई। हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज, 3 और बार पूरा शरीर टुकड़ों में बंट गया। डांजो कांप गया। ये वही निंजुत्सु ताइजुत्सु है। जिराया ने कहा था, ये 8 गेट्स जितना खतरनाक है, और सेज चक्र के साथ शायद उससे भी ज्यादा। अब डांजो के पास सिर्फ 6 जान बची थीं। इस बार वो दूर जाकर प्रकट हुआ। सासुके भी थोड़ा रुका, इतनी तेज मूवमेंट उससे भी थका रही थी। डांजो हौंफ रहा था। भले ही उसका शरीर ठीक हो गया था, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। फायर अप फाइट अपने सबसे खतरनाक स्टेज पर है। चैप्टर 203, डर से भर गया डांजो। हिंदी ट्रांसलेशन। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का एहसास, वो दर्द हड्डियों तक उतर गया था, हर नस में चुभ रहा था। अब भी डांजो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। भयानक, बेहद भयानक। डांजो ने सिर उठाकर दूर खड़े सासुके को देखा। अब उसके दिल में डर पैदा हो चुका था, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि सासुके उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब उसके पास 5 शेरिंगन, 1 शिजुई की आंख बची थी, और ये सब सिर्फ 3 मिनट में हुआ था। डांजो को खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसकी लगभग अजेय तकनीक इस हालत में आ जाएगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 3 मिनट बाद क्या बचेगा? उसका दिल डगमगाने लगा। उधर सासुके ने तलवार उठा ली। बिजली चमकने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश, हाई वोल्टेज स्विश। गर्जना के साथ सासुके फिर दौड़ा। इस बार डांजो तैयार था। उसका हाथ कट गया, लेकिन वो बच गया। फिर भी दर्द इतना भयानक था कि उसकी नसें फूल गईं। डांजो ने सोचा, अब एक और आंख तो जानी ही है, तो क्यों न इसका पूरा फायदा उठाऊं। वुड स्टाइल, रूट बरियल। धड़ाम, अचानक उसका शरीर बेलों में बदल गया। वो सारी बेलें सासुके की ओर टूट पड़ीं। ये एक सुसाइड जुत्सु था। डांजो खुद भी इसमें फंसता, लेकिन इज़ानागी से बच जाता। टोबी ओबिटो बोला, ताकतवर है, लेकिन अपनी जान देकर ही कर सकता है। ये असली कागे नहीं, एक प्रयोग है। जैसे ही बेलें सासुके को पकड़ने लगीं, हाई वोल्टेज बिजली गूंजी। थंडर ब्रीदिंग, सेकंड फॉर्म, इनाजुमा सोल। धड़ाम, बिजली का विस्फोट हुआ। सारी वुड स्टाइल बेलें तुरंत कट गईं। ओबिटो चौंक गया। लगता है मैंने सासुके को कमाका। ज़ेत्सु बोला, ये तकनीक 8 गेट्स जितनी खतरनाक है। अब सासुके फिर से डांजो पर फोकस कर चुका था। उसने तलवार म्यान में रखी।
फिर से वार करने के लिए तैयार। जैसे ही डांजो फिर प्रकट हुआ, थंडरक्लैप एंड फ्लैश, हाई वोल्टेज बिजली चमकी, खून हवा में उड़ा। सासुके ने सोचा, चौथी जान, अब 3 बची हैं। डांजो फिर दूर जाकर प्रकट हुआ। वो दूरी बनाकर बचना चाहता था। सासुके हंसा, बचना चाहते हो? बच्चों जैसी हरकत है। जैसे ही सासुके हमला करने वाला था, डांजो ने उंगली काटी। समनिंग जुत्सु, बाकु, एक विशाल अजीब हाथी जैसा प्राणी आया। उसने हवा खींचनी शुरू कर दी। सासुके उसकी ओर खींचने लगा। सासुके हंसा, समनिंग, मेरे सामने टाइम पास कर रहे हो? उसने उसी खिंचाव का फायदा उठाया। थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश 8 फोल्ड, हाई वोल्टेज 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 हाई वोल्टेज। 8 बिजली की चमक। पहले 2 वार समनिंग पर लगे, बाकी 6 डांजो पर। आखिरी वार सीधे गले में। डांजो विंड स्टाइल करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ के साइन धीमे थे। अब वो मानसिक रूप से हार चुका था। जैसे ही वो फिर जिंदा हुआ, सासुके की तलवार पहले से उसके माथे पर थी। बस एक जान बची है, डांजो। स्विश, सासुके ने उसका सिर काट दिया। खून हवा में उड़ा। डांजो फिर प्रकट हुआ, इस बार 50 मीटर दूर। अब उसके पास आखिरी आंख शिजुई की बची थी। सासुके अब बिल्कुल शांत था। बेकार, इतनी ताकतवर इज़ानागी और तुम उसे ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। अब समझ आया दूसरे होकागे ने तुम्हें क्यों नहीं चुना। तुम हिरुज़ेन से बहुत कमज़ोर हो। ये सुनकर डांजो पागल हो गया। नहीं, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर मैं न होता तो कोनोहा खत्म हो जाता। सासुके बोला, हो सकता है वो कमज़ोर था, लेकिन तुमसे बेहतर था। डांजो गुस्से में पागल हो गया। उसने कुनाई उठाए, विंड स्टाइल, वैक्यूम ब्लेड, और सीधे सासुके की ओर दौड़ा। लेकिन सासुके अब पास नहीं जाने वाला था। उसने हाथ उठाया, मुस्कुराया, तुम मुझे सील करना चाहते हो? अब मौका नहीं दूंगा। वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन बहिराज, धड़ाम। समुद्र से 2 विशाल पानी के ड्रैगन निकले। दोनों तरफ से डांजो पर टूट पड़े। डांजो की आंखें फैल गईं। ये वाटर स्टाइल भी? इस बच्चे ने सब कुछ कैसे सीख लिया? फायर। अब डांजो की आखिरी चाल शिस्वी आई आने वाली है। चैप्टर 204, एन अनएक्सपेक्टेड अवेकनिंग। हिंदी ट्रांसलेशन फुल सिंपल। क्रैकल, बूम, बज। तेज बहते पानी की आवाज़ गूंज उठी जब 2 वाटर ड्रैगन बुलेट सीधे डेंजो से टकराईं। उस पर डेंजो अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। पानी की भयंकर ताकत ने उसे जकड़ लिया। लेकिन असली समस्या यह नहीं थी। समस्या ये थी कि अब डेंजो के पास सासुके को हराने का कोई तरीका नहीं बचा था। उसका सीलिंग जत्सु भी सासुके पहले ही समझ चुका था। इस समय डेंजो पूरी तरह उलझ गया था। क्या वो हार मान ले? क्या वह ऐसे ही सासुके के हाथों मर जाए? क्या वह अपनी सारी मेहनत छोड़ दे? कुछ पलों में ही उसके मन में भारी संघर्ष शुरू हो गया। नहीं, भले ही मेरे पास सिर्फ एक शरिंगन बचा हो, चाहे वह शिजुई उचेहा का शरिंगन ही क्यों न हो, डेंजो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने अपने कुनाई को कसकर पकड़ा और वैक्यूम ब्लेड तैयार रखा। उसे विश्वास था अगर वह एक वार कर दे तो सासुके को मार सकता है, क्योंकि विंड स्टाइल लाइटनिंग स्टाइल को काउंटर करता है। डेंजो ने फैसला किया वह इंतजार करेगा। जैसे ही सासुके पास आएगा, वह अपनी जान देकर भी उसे साथ ले जाएगा। लेकिन अगले ही पल बिजली की आवाज़ गूंजी। पूरे ग्रेट नरूटो ब्रिज पर तेज रोशनी फैल गई। डेंजो का दिल बैठ गया। धत। पास खड़े ओबिटो ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या खतरनाक लड़का है, ऐसी स्थिति में भी शांत है। ज़ेत्सु बोला, ऊपर से घमंडी लगता है लेकिन असल में बहुत चालाक है। ओबिटो, ये लड़का खतरनाक है। ओबिटो चुपचाप लड़ाई देखता रहा। इस बीच वाटर ड्रैगन बुलेट्स लगातार डेंजो पर वार कर रही थीं। उसका शरीर पूरी तरह इमोबिलाइज हो चुका था। अब अगर लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ तो परिणाम साफ था। लाइटनिंग स्टाइल डिस्चार्ज। एक विशाल बिजली का विस्फोट डेंजो की ओर बढ़ा। अगले ही पल बिजली ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वाटर जोर लाइटनिंग के कॉम्बिनेशन से डेंजो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। वह एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसके शरीर पर बिजली चमक रही थी। सासुके धीरे से झुका, एक हाथ तलवार की म्यान पर, दूसरा हिल्ट पर। उसने गहरी सांस ली। ब्रेथ ऑफ थंडर, फर्स्ट फॉर्म, थंडरक्लैप एंड फ्लैश गॉड स्पीड। स्विश, तलवार निकलने की आवाज़ आई, और उसी पल सासुके पहले ही डेंजो के पीछे पहुंच चुका था। बिजली उसके चारों ओर चमक रही थी। वाटर ड्रैगन टूट गए, पानी की बूंदें हवा में बिखर गईं। जैसे हल्की बारिश हो रही हो। बिजली धीरे धीरे शांत हो गई, और वहां बचा सिर्फ डेंजो, जिसकी गर्दन एक ही वार में काट दी गई थी, और उसका दाहिना आंख गायब। सासुके ने उसी वार में शिजुई का शरिंगन निकाल लिया था। अब डेंजो इज़ानागी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। डेंजो ने अपने गले को पकड़ा। उसकी खाली आंख सासुके की ओर देख रही थी। मरते समय उसने सब समझ लिया। बहुत ताकतवर उचेहा, सच में विनाश की जड़ हैं। मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। मैं
बहुत नरम पड़ गया। धड़ाम, डेंजो जमीन पर गिर गया, पूरी तरह मर चुका था। सासुके ने अपने हाथ में पकड़े शरिंगन को देखा। शिजुई की आंख काम आएगी या नहीं, ये देखकर ओबिटो भी चौंक गया। आखिरी पल में उसने आंख निकाल ली, इसलिए उसने वाटर और लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था। उसका आखिरी हमला पहले से भी तेज था। उसने सब कुछ प्लान करके किया। ब्लैक ज़ेत्सु अब सासुके को और गंभीरता से देखने लगा। इतने खतरनाक इंसान के पास शिजुई की आंख होना अच्छा नहीं था। अगर सासुके इसे इस्तेमाल कर ले तो उसका जेंजित्सु बहुत खतरनाक हो जाएगा। ज़ेत्सु बोला, अब क्या करें, उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। ओबिटो ने सिर हिलाया, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इस बीच सासुके ने आंख को सुरक्षित रखा। फिर उसने सिस्टम की तरफ देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डांजो शिमुरा डिफीटेड। रिवॉर्ड, यिन चक्र, डेस्टिनी इवेंट कंप्लीट, इंद्रा चक्र एक्टिवेटेड 30%। सासुके हैरान रह गया। डेंजो को मारने से इंद्रा चक्र एक्टिवेट हो गया। उसने सोचा, शायद आगे भी डेस्टिनी इवेंट्स पूरे करने होंगे, तभी पूरा पावर अनलॉक होगा। उसे यिन चक्र का असर तुरंत महसूस हुआ। उसका दिमाग हल्का लगने लगा, मानो उसकी मेंटल एनर्जी बढ़ गई हो। उसने सोचा, अगर इंद्रा चक्र पूरा अनलॉक हुआ तो शायद रिनेगन भी जाग सकता है। तभी अचानक उसके सामने एक वॉर्टेक्स खुल गया। सासुके ठिठक गया। ये कमुई ओबिटो। चैप्टर 205 द सेकेंड इवेंट ऑफ फेट। हिंदी ट्रांसलेशन फुल सिंपल। हालांकि असली कहानी में ओबिटो यूचिहा ने सच में सेसुके यूचिहा को डेंजो के साथ 1-on-1 लड़ाई का मौका दिया था, लेकिन ये स्थिति वैसी नहीं थी। ओबिटो यहाँ अचानक कैसे आ गया और सासुके उसे पहले महसूस क्यों नहीं कर पाया? ये बात सासुके को सच में हैरान कर रही थी। सासुके उचिहा। अचानक सामने आए ओबिटो को देखकर भी सासुके घबराया नहीं, बस थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। ओबिटो ने सोचा, इतनी कम उम्र में इतनी शांति, ये सच में काबिल तारीफ है। उस उम्र में वह खुद ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम कौन हो? सासुके ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि सामने कौन है। ओबिटो मुस्कुराया, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं टोबी हूँ, आकेत्सुकी का ट्रेनी। उसने जानबूझकर बेवकूफ़ जैसा व्यवहार किया। सासुके बोला, टोबी, ये नाम काफ़ी बेवकूफ़ी भरा लगता है। ओबिटो चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सासुके नाम पर कमेंट करेगा। मेरा नाम अच्छा है, ओबिटो ने मजबूरी में कहा। सासुके बोला, ठीक है, अब बताओ क्या काम है। ये रिएक्शन देखकर ओबिटो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा था सासुके गुस्सा करेगा। सासुके मुड़ा और जाने लगा। ओबिटो हक्का बक्का रह गया। अरे रुको, मैं तुम्हें आकेत्सुकी में शामिल होने का न्योता दे रहा हूँ। हम बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन हैं। सासुके रुका, मुड़कर देखा। सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंद कर नहीं रहना चाहता। मैं सासुके उचिहा कभी बंधन पसंद नहीं करता। असल में सासुके का ध्यान कहीं और था। यिन चक्र, इंद्रा चक्र और सबसे जरूरी दूसरा फेट इवेंट क्या है, उसे ये सब समझना था। ओबिटो हार मानने वाला नहीं था। एक बार और सोच लो, तुम्हें और भी ताकतवर ओपोनेंट्स मिलेंगे। सासुके ने सीधे कहा। मना कर दिया, अब तुम जा सकते हो। दूसरी बार मना सुनकर ओबिटो इरिटेट हो गया, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। शिजुई की आंख, अगर तुम आकेत्सुकी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कम से कम वो शरिंगन दे दो। अब बात साफ थी। सासुके ने उसकी तरफ देखा, धीरे से अपनी तलवार पर हाथ रखा। तुम्हें सच में चाहिए? ओबिटो अंदर से खुश हो गया। हाँ, मैं उसे स्टडी करना चाहता हूँ। अब लड़ाई तय थी। ओबिटो ने प्लान बनाया, वह सासुके का ध्यान भटकाएगा और ज़ेत्सु नीचे से आकर आंख चुरा लेगा। ज़ेत्सु धीरे धीरे सासुके के पास पहुंच रहा था। तभी सासुके बोला, ठीक है ओबिटो, मैं आकेत्सुकी ज्वाइन करूंगा। ओबिटो और ज़ेत्सु दोनों शॉक में रह गए। अभी कुछ सेकंड पहले तक सासुके मना कर रहा था और अब अचानक मान गया। असल में सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। फेट इवेंट 2, आकेत्सुकी ज्वाइन करो, 8 टेल्स जिनचुरिकी को हंट करो और जीत हासिल करो। सासुके ने यह फैसला अपने फायदे के लिए लिया। अब खेल और बड़ा होने वाला था। चैप्टर 206 सासुके की पूर्वानुभूति प्रेमनिशन। भाग्य घटना 2, अकात्सुकी संगठन में शामिल हों और एक सदस्य के रूप में 8 पूंछ जिनचुरिकी को खोजकर हराएं। इनाम, इंद्रा चक्र जागरण चरण 2, जागरण स्तर में अतिरिक्त 30% वृद्धि। सिस्टम की स्क्रीन को देखते हुए सासुके कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। अभी अभी उसने साफ कहा था कि वह कभी अकात्सुकी में शामिल नहीं होगा, और अब खुद ही अपना फैसला बदल रहा था। ये तो जैसे खुद के मुंह पर थप्पड़ मारना हुआ, और थप्पड़ भी सिस्टम मार रहा था। सीरियसली, क्या सच में सासुके उचिहा की किस्मत में हर बार शो ऑफ करने पर बेइज्जती होना लिखा है? ओह, सासुके के अचानक फैसले से ओबिटो भी कुछ पल के लिए चौंक गया। लेकिन अगर सोचा जाए तो सासुके का अकात्सुकी में शामिल होना उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम था। उसे खुश होना चाहिए था। फिर भी
जाने क्यों उसके अंदर खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सासुके के गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन उसने ये फैसला अचानक क्यों लिया? खैर, अभी ये सवाल बाद में भी पूछा जा सकता है। अब जब सासुके मान गया है तो उसे वापस ले जाना चाहिए। इतनी जबरदस्त ताकत वाला सदस्य अकात्सुकी के लिए परफेक्ट था। इसका मतलब अब टेल्ड बीस्ट पकड़ने की योजना शुरू की जा सकती है। ये सोचकर ओबितो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि मास्क के कारण सासुके उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसे महसूस जरूर हो रहा था कि ओबितो कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। जो भी हो, सासुके को अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह बस जल्दी से कोनोहा लौटना चाहता था। दांजो मर चुका था, इनाम भी मिल चुका था और कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिले थे। अब समय था तसुनादे से किमिमारो का इलाज करवाने का। लेकिन किमिमारो के बारे में सोचते ही सासुके को एक और बात याद आई। अकात्सुकी टेल्ड बीस्ट को पकड़ना चाहती थी, और किमिमारो के अंदर मौजूद 3 टेल्स भी उनका लक्ष्य था। मतलब किसी ना किसी दिन वे किमिमारो के पीछे जरूर आएंगे। पहले सासुके को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि किमिमारो एक अच्छा इंसान है। वह उसे नुकसान नहीं होने देगा। इसका मतलब साफ था, अकात्सुकी से टकराव होना तय है। जहां तक 8 पूंछ जिनचुरिकी को पकड़ने की बात है, सासुके को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह किलर बी को जानता भी नहीं था। ये सोचकर सासुके ने बातचीत खत्म करने का फैसला किया। ओबितो, तो सासुके कुन, मेरे साथ चलो। सासुके, ठीक है, लेकिन मुझे अभी कुछ और काम है। अगर कुछ जरूरी हो तो बाद में मिलना, और अभी कुछ समय तक मुझे ढूंढने मत आना। मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, पहले उसे खत्म करने दो। ये कहते ही हाई वोल्टेज चटाक सासुके बिजली की तरह चमका और पल भर में गायब हो गया। उसकी स्पीड सच में बिजली जैसी थी। ओबितो स्तब्ध रह गया। ये बच्चा ऐसे ही चला गया। अभी तो उसने अकात्सुकी ज्वाइन करने की बात मानी थी, फिर अचानक गायब क्यों हो गया? तभी ज़ेत्सु जमीन से बाहर आया। ज़ेत्सु, ओबितो, कहीं ये लड़का तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना गया? ओबितो, नहीं, उसने झूठ नहीं बोला। उसे धोखा देने की जरूरत ही नहीं थी। ज़ेत्सु, तो फिर वो गया क्यों? ओबितो, जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं, अजीब। हम बाद में उसे ढूंढ लेंगे। ज़ेत्सु, और अभी? ओबितो ने दांजो की लाश और टूटे हुए ग्रेट नारुतो ब्रिज की तरफ देखा। अब नागातो से टेल्ड बीस्ट प्लान पर बात करेंगे। ज़ेत्सु थोड़ा हिचकिचाया। योजना समय से पहले शुरू करना। अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन ओबितो का नज़रिया अलग था। कोनोहा अभी सबसे कमज़ोर स्थिति में है। बाकी गांव भी इस मौके पर नज़र रखे हुए हैं। बस एक चिंगारी चाहिए और पूरी दुनिया जल उठेगी। उसने दांजो की लाश की तरफ देखा। चिंगारी बुझ चुकी है, लेकिन राख अभी भी गर्म है। एक छोटा सा अंगारा भी आग भड़का सकता है। ज़ेत्सु ने सहमति में सिर हिलाया। टेल्ड बीस्ट हर गांव के लिए रणनीतिक हथियार थे। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो युद्ध तय था। हालांकि जोखिम बहुत बड़ा था। ज़ेत्सु, ये बहुत खतरनाक है। ओबितो, ओबितो, जोखिम और इनाम साथ चलते हैं। बिना जोखिम के कोई फायदा नहीं। ज़ेत्सु चुप हो गया। सही कहा था, दुनिया में कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। जैसे सासुके, जो अब एक बड़ा अनपेक्षित फैक्टर बन चुका था। चलो, नागातो के पास चलते हैं। दोनों धीरे धीरे गायब हो गए। उधर सासुके तेजी से बेस की ओर भागते हुए वह सोच रहा था, अगर अकात्सुकी ने योजना जल्दी शुरू कर दी तो उसे भी जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये चौथे महान निंजा युद्ध की शुरुआत होगी और उसके साथ भयानक दुश्मनों का आगमन। साथ ही उसने पहले ही कई घटनाओं को बदल दिया था, इसलिए भविष्य पूरी तरह अनिश्चित हो चुका था। पहले किमिमारो का इलाज, फिर तुरंत ट्रेनिंग, और साथ में जोनिन लेवल तक अपनी रैंक बढ़ानी होगी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे ही वह जोनिन लेवल तक पहुंचेगा, सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। अभी तक सिस्टम बस उसे छोटे छोटे रिवॉर्ड दे रहा था, जैसे उसकी परीक्षा ले रहा हो। जोनिन लेवल निंजा दुनिया में ये पहले से ही एक बहुत ऊंचा स्तर था, लेकिन सिस्टम के लिए यह शायद सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 207 लक्ष्य जोनिन स्तर तक पहुंचना। सिस्टम के जोनिन मूल्यांकन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए सासुके को अपने पिछले अनुभवों के आधार पर एक बात साफ समझ आ चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कम से कम उसकी सभी सीखी हुई तकनीकों को प्रोफिशिएंट कुशल स्तर तक पहुंचना होगा। लेवल सिस्टम की समझ, बिगिनर शुरुआती सिर्फ बेसिक्स जेनिन से भी नीचे, प्रोफिशिएंसी कुशलता जेनिन स्तर, मास्टरी महारत चूनन स्तर, प्रोफिशिएंट स्मॉल सक्सेस जॉनन स्तर, ग्रेट सक्सेस केज स्तर, अल्टीमेट केज से भी ऊपर। सासुके ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरा पर्सनल पैनल दिखाओ। सासुके की वर्तमान स्थिति, उम्र 12 साल, केककेई गेनकाई मंगेक्यो शेरिंगन स्टेज 1, डोजुत्सु अमातेरासु जागृत कगुत्सुची अजागृत, सुसानो बगिनर वुड रिलीज स्टेज 1, निंजुत्सु कुछ मुख्य फायर रिलीज कई तकनीकें अल्टीमेट स्तर पर,
लाइटनिंग रिलीज चिदोरी ग्रेट सक्सेस कुछ प्रोफिशिएंट, वाटर रिलीज ज़्यादातर मास्टरी, वुड रिलीज कुछ मास्टरी कुछ बगिनर, ताइजुत्सु बेसिक हताके स्वॉर्ड स्टाइल ग्रेट सक्सेस, गैनजुत्सु शेरिंगन गैनजुत्सु प्रोफिशिएंट, सीलिंग तकनीकें अधिकतर मास्टरी, अन्य चक्र स्तर एलीट जोनन साधारण जोनिन से 20 गुना ज़्यादा, इंद्रा का चक्र 30%, सेज मोड बगिनर, कुल मूल्यांकन एक्सेप्शनल चूनन। सासुके की समस्या, अपना पूरा पैनल देखकर सासुके थोड़ा परेशान हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कई तकनीकें अभी भी प्रोफिशिएंट स्तर तक नहीं पहुंची थीं। हालांकि ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती सेज मोड सुसनु सुसानो, इन दोनों को प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंचाना आसान नहीं था। सासुके ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे फिर से रेयुची केव जाना पड़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वाइट स्नैक सेज शायद उसकी मदद कर सके। सासुके का फायदा, उसका स्पेशल फिजिक सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसे मदद करता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए वह आसानी से सेज मोड इस्तेमाल कर पा रहा था, वरना उसे बहुत तैयारी करनी पड़ती और शायद वह शुरुआती नरूटो से भी कमजोर होता। रणनीति स्ट्रैटेजी, सासुके ने फैसला किया क्रॉसमार्क अभी के लिए स्क्रॉल ऑफ सील्स की नई तकनीकों को सीखना बंद करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि हर नई तकनीक को प्रोफिशिएंट बनाना पड़ेगा और स्क्रॉल की तकनीकें बहुत कठिन होती हैं। बैटलफील्ड की ओर वापसी, सोचते हुए सासुके तेजी से बैटलफील्ड की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक गिरे हुए अंबु निंजा मिला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसने उसका मास्क पहन लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और माइंड वेब तकनीक इस्तेमाल की। इस बार उसने एंडलेस लाइटनिंग पूल एक्टिव नहीं किया, रेंज सिर्फ टिल्ड 100 मीटर थी। फिर भी उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तसुनादे का दृश्य, सासुके तसुनादे को खोज ही रहा था कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह खुद बैटलफील्ड पर दिखाई दी। वह घायलों का इलाज कर रही थी। स्थिति, दांजों की सेना हजारों निंजा हार चुकी थी, ज़्यादातर ने सरेंडर कर दिया, कुछ ही लोग अंत तक लड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अब वे तसुनादे को हॉकज मान चुके थे। सासुके की हैरानी, सासुके सोचने लगा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तसुनादे को बैटलफील्ड से डर लगता था, फिर आज वह यहाँ कैसे खड़ी है। सासुके और तसुनादे की बातचीत, सासुके उसके पास पहुंचा लेकिन रास्ते में रोका गया। तभी तसुनादे, उसे आने दो, वह मेरा आदमी है। सासुके पास आया, तसुनादे, काम हो गया। सासुके, हाँ सब खत्म। तसुनादे, तुम पूछने आए हो कि मैं कब चलूंगी, है ना। सासुके, हाँ। तसुनादे का जवाब, माफ़ करना, मैं अभी नहीं जा सकती। तुम कोनोहा लौट जाओ और मेरा इंतजार करो। मुझे 3 दिन दो, मैं सब खत्म करके तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर सासुके ने सिर हिलाया। उसे पता था इतने बड़े काम 3 दिन में खत्म करना मुश्किल है, लेकिन तसुनादे अपना वादा जरूर निभाएगी। सासुके का फैसला, ठीक है, मैं कोनोहा में आपके घर पर इंतजार करूंगा। ये कहकर सासुके वहां से चला गया। अंत में अब उसके पास समय था अपनी नई शक्तियों को समझने का और खासकर यिन शक्ति के बदलावों को महसूस करने का। फायर सासुके अब तेजी से बढ़ रहा है और जोनिन स्तर उसके लिए सिर्फ अगला कदम है, मंजिल नहीं। चैप्टर 208 यिन रिलीज चक्र। जैसे ही सासुके ने अपनी बात पूरी की, उसी समय एक और निंजा टीम वहां आ पहुंची। वे भी अंबु निंजा थे, जिससे साफ था कि तसुनादे इस समय बेहद व्यस्त थी। सासुके ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत वहां से निकल गया। यहां तक कि जब वह जा रहा था, उसके आसपास मौजूद मेडिकल निंजा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इतने व्यस्त युद्ध क्षेत्र में सासुके का वहां होना बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोनोहा की ओर वापसी, युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद सासुके तेजी से कोनोहा की ओर बढ़ा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये 3 दिन बर्बाद नहीं करने हैं। ओबितो सामने आ चुका था और अकात्सुकी भी सक्रिय हो रही थी। सासुके को जल्द से जल्द और मजबूत बनना था, अब हर एक पल की कीमत थी। हालांकि इस समय निंजा दुनिया में बहुत कम लोग थे जो सासुके को हरा सकते थे, लेकिन उसका लक्ष्य वे नहीं थे। उसका असली लक्ष्य था कागुया। जब तक वह उस स्तर तक नहीं पहुंचता जहां वह कागुया को हरा सके, वह खुद को एक पल की भी राहत नहीं देगा। ट्रेनिंग का निर्णय, लाइटनिंग फ्लैश मोड का उपयोग करते हुए सासुके बिजली की तरह आगे बढ़ा। फिर उसने सोचा, सीधे कोनोहा जाने से बेहतर है कि पुराने सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाऊं। 3 दिनों का हर सेकंड ट्रेनिंग में लगाना जरूरी था। पहले हिरुज़ेन की निगरानी से बचने के लिए उसने कोनोहा के बाहर एक गुप्त ट्रेनिंग स्थान बनाया था। उसे लगा था कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज वह फिर उसी जगह जा रहा था। 1 घंटे से भी कम समय में वह कोनोहा के पास पहुंच गया। कोई निंजा आसपास नहीं था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। वह सीधे अपने पुराने गुप्त ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। ट्रेनिंग ग्राउंड की तैयारी, जगह अब भी सुरक्षित थी, बस जंगल थोड़ा कम घना हो गया था। सासुके ने वुड रिलीज का उपयोग किया।
और तुरंत घना जंगल फिर से बना दिया। अब वह जगह फिर से पूरी तरह छिप चुकी थी। नदी के पास सासुके ने अंबु कपड़े उतारे और अपने सामान्य कपड़े पहने। फिर उसने स्नान किया, लेकिन उसके बाद समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। यिन रिलीज की शक्ति, हालांकि कई निंजुत्सु को अपग्रेड करना था, लेकिन अभी सासुके का ध्यान एक ही चीज पर था, यिन रिलीज चक्र। पहला प्रभाव, मानसिक शक्ति। उसे साफ महसूस हुआ कि यिन रिलीज ने उसकी मानसिक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। दांजों के साथ लड़ाई के बाद जब वह थका हुआ था, अचानक उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ताज़ा हो गई। इससे ये साफ था कि यिन रिलीज का असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। नया प्रयोग। अब सासुके जानना चाहता था, क्या यिन रिलीज को निंजुत्सु के साथ मिलाया जा सकता है। उसे याद था, वह पहले भी 2 चक्रों को मिला चुका है वुड रिलीज में। हालांकि वह सिस्टम की मदद से था, लेकिन उसे उस प्रक्रिया का अनुभव याद था। उसे ये भी याद आया, मदारा ने कभी यिन रिलीज जोड़ लाइटनिंग स्टाइल का उपयोग किया था। इसलिए उसने फैसला किया, यिन रिलीज को लाइटनिंग रिलीज के साथ मिलाकर देखना चाहिए। चक्र परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। यिन रिलीज बहुत अजीब थी। फायर, वाटर, लाइटनिंग इनका ऊर्जा रूप महसूस होता है, लेकिन यिन रिलीज सिर्फ एक अजीब, अनदेखी ऊर्जा का एहसास। सासुके ने आंखें बंद कीं। पहले उसने अपने चक्र को लाइटनिंग प्रकृति में बदला, फिर उसी चक्र में यिन गुण जोड़ने लगा। 2 अलग प्रकृतियों को एक साथ बदलना, यही वुड रिलीज जैसा अनुभव था, लेकिन यह बेहद कठिन था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो सूरज ढलने लगा था। मतलब सिर्फ चक्र परिवर्तन में ही पूरा दिन निकल गया। फ्यूजन। अब अगला चरण था, दोनों चक्रों को मिलाना। ये सबसे कठिन हिस्सा था। जैसे वुड रिलीज में वाटर जोड़ अर्थ को सही अनुपात में मिलाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी सही संतुलन जरूरी था। पहले प्रयास में ही सासुके के माथे से पसीना बहने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सफल होगा, लेकिन अचानक दोनों चक्र आपस में मिल गए और बहुत तेजी से ब्लैक लाइटनिंग का जन्म। सासुके ने तुरंत आंखें खोलीं और चारों ओर बिजली फैल गई, लेकिन उसका रंग बदल चुका था, काली बिजली। सासुके हैरान रह गया। उसने पहले भी एक बार काली बिजली देखी थी, जब वह नारुतो से लड़ रहा था, लेकिन अब वह खुद इसे बना रहा था। उसने सोचा, क्या लाइटनिंग रिलीज ने यिन रिलीज को अपने अंदर समा लिया, या दोनों के फ्यूजन से ब्लैक लाइटनिंग बनी। शक्ति का परीक्षण। सासुके ने तुरंत एक तकनीक का उपयोग किया, लाइटनिंग स्टाइल डिस्चार्ज। उसके चारों ओर की काली बिजली एक विशाल सर्प में बदल गई और आगे की ओर प्रहार किया। जोरदार विस्फोट हुआ, सामने की चट्टान पूरी तरह टूट गई। सासुके उस दृश्य को देखकर उत्साहित हो गया। कमाल की ताकत। अब उसके पास एक नई शक्ति थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 209, भविष्य की ब्लैक लाइटनिंग। ब्लैक लाइटनिंग रिलीज की शक्ति सामान्य लाइटनिंग रिलीज की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। कहा जा सकता है कि इसकी ताकत सीधे दोगुनी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सुधार सिर्फ शक्ति में नहीं था, बल्कि स्पीड में था। सासुके को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि अब लाइटनिंग रिलीज को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया था। बिजली स्वभाव से ही बहुत अस्थिर होती है, और उसे पूरी तरह नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। लेकिन अब सासुके को ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे आसानी से अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। इतनी बड़ी प्रगति के बाद वह खुशी से चिल्लाना चाहता था। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, चक्र नियंत्रण स्तर बढ़ गया है। चक्र नियंत्रण मास्टरी परफेक्शन। सासुके कुछ पल के लिए रुक गया। अपग्रेड, क्या सिर्फ यिन रिलीज और लाइटनिंग रिलीज को मिलाने से चक्र नियंत्रण इतना बढ़ सकता है? उसने तुरंत सोचा, क्या यही वजह है कि अभी उसे लाइटनिंग रिलीज को कंट्रोल करना आसान लग रहा था? लेकिन फिर उसने एक और बात नोटिस की, सिस्टम ने कहीं भी यह नहीं बताया कि उसने कोई नया केक के जेनकाई प्राप्त किया है। मतलब यिन रिलीज जोड़ लाइटनिंग रिलीज इक्वल्स केक के जेनकाई नहीं है। फिर भी लाइटनिंग रिलीज में आया बदलाव बिल्कुल असली था। सासुके का विश्लेषण। सासुके ने गहराई से सोचा, यिन रिलीज खुद से कोई अलग केक के जेनकाई नहीं बनाता, बल्कि ये दूसरे तत्वों के साथ अपने आप मिल जाता है। उसने निष्कर्ष निकाला, यिन रिलीज और यांग रिलीज हर तकनीक में चुपचाप शामिल रहते हैं। ये एक तरह का पैसिव इफेक्ट है, और अब मैंने इसे एक्टिव बना लिया है। उसे याद आया, क्लाउड विलेज में भी ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल होता था। शायद उनके पास ज़्यादा यिन रिलीज चक्र होता है, जो अपने आप लाइटनिंग में मिल जाता है। और अब सासुके भी वही कर सकता था। उसकी हर लाइटनिंग तकनीक अब ब्लैक लाइटनिंग बन सकती थी। सासुके हल्का मुस्कुराया। यिन रिलीज ने निराश नहीं किया। ब्लैक चिदोरी। अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की काली बिजली चमकी। उसने अपना हाथ फैलाया और चारों ओर से काली बिजली इकट्ठा होने लगी। वह तेजी से घूमती हुई उसके दाहिने हाथ में आकर जमा हो गई। तेज चहचहाहट की आवाज गूंज उठी। निंजुत्सु चिदोरी। लेकिन ये साधारण चिदोरी नहीं था, ये था ब्लैक चिदोरी। नीले चिदोरी की तुलना में
इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा तीव्र थी। सासुके ने सामने की चट्टान की ओर हाथ उठाया और तुरंत उसने हमला किया। चिदोरी शार्प स्पीयर, एक काली रोशनी की तेज रेखा चमकी और चट्टान बीच से दो हिस्सों में कट गई। अगले ही पल वह पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर गई। सासुके खुद भी हैरान रह गया। ये ताकत कमाल है। अन्य तत्वों पर प्रयोग। अब सासुके ने सोचा, अगर यिन रिलीज को दूसरे तत्वों में मिलाया जाए तो क्या होगा। उसने अगला प्रयोग किया, फायर रिलीज। काफी समय लगाने के बाद वह सफल हुआ। परिणाम, आग का रंग हल्का नीला हो गया। शक्ति बढ़ गई, लेकिन एक समस्या थी। हर तत्व के साथ यिन रिलीज का फ्यूजन अलग होता है। सही संतुलन पाने में बहुत समय लगता है। मतलब, लड़ाई के बीच में इसे करना लगभग असंभव है। अंतिम फैसला, इसलिए सासुके ने तय किया, वह सिर्फ एक तत्व को अपग्रेड करेगा, और वह था लाइटनिंग रिलीज। क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ गई थी, ताकत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसने सोचा, भविष्य में शायद लोग इसे ब्लैक लाइटनिंग नाम देंगे, यिन रिलीज का असली उपयोग। लेकिन सासुके जानता था, यिन रिलीज की असली शक्ति सिर्फ निंजुत्सु में नहीं है, बल्कि मानसिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी में है, और इसका सीधा संबंध था शेरिंगन से। गैनजुत्सु पर प्रयोग। सासुके ने आंखें बंद कीं और फिर खोलीं। मंगेक्यो शेरिंगन सक्रिय हो गया। अब वह गैनजुत्सु टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसे एक टारगेट चाहिए था। उसने तुरंत एक वुड क्लोन बनाया। सासुके ने उसकी आंखों में देखा और गैनजुत्सु सक्रिय किया। अगले ही पल क्लोन की ओर कुनाई उड़ने लगी। अचानक सासुके रुक गया, क्योंकि उसने अपनी असली आंखों से भी वही दृश्य देखा, जैसे असली कुनाई हवा में प्रकट होकर क्लोन को लग रही हो। वह समझ सकता था कि गैनजुत्सु के अंदर ऐसा होना सामान्य है, लेकिन असली दुनिया में भी वही दिखना, यह अजीब था। क्या वह खुद ही किसी भ्रम में था? उसने दोबारा कोशिश की। इस बार असली दुनिया में कुछ नहीं हुआ, लेकिन गैनजुत्सु और भी ज्यादा वास्तविक लग रहा था। निष्कर्ष, सासुके ने समझ लिया, यिन रिलीज का गैनजुत्सु पर प्रभाव लाइटनिंग रिलीज से भी ज्यादा है। अब उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, और ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 210, ट्रेनिंग और लेवल अप जारी। कई बार और प्रयास करने के बाद सासुके ने महसूस किया कि यिन रिलीज के प्रभाव से उसका गैनजुत्सु पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। ये सुधार बेहद बड़ा था, कम से कम पहले से 10 गुना ज्यादा। अब से गैनजुत्सु भी सासुके का एक महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड बन सकता था। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान कर रही थी। पहले जो उसने देखा, असली दुनिया में शूरिकेन दिखाई देना, क्या वह सच में सिर्फ भ्रम था, या फिर यिन रिलीज, शेरिंगन और गैनजुत्सु के बीच कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे वह अभी समझ नहीं पाया। वह इस रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यिन रिलीज की खोज में पूरा दिन निकल चुका था। दांजों के साथ लड़ाई भी हो चुकी थी। अब सासुके पूरी तरह थक चुका था। वह भी इंसान था, उसे भी आराम की जरूरत थी। अगली सुबह, एक शांत रात के बाद, सासुके सुबह उठा। उसने जल्दी से 2 सोल्जर पिल खाईं और तुरंत ट्रेनिंग में लग गया। लाइटनिंग रिलीज ट्रेनिंग। सबसे पहले उसने लाइटनिंग रिलीज की ट्रेनिंग शुरू की, गुप्त ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां उसे शोर की कोई चिंता नहीं थी। लाइटनिंग रिलीज बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। सासुके चाहता था कि वह जल्द से जल्द ब्लैक लाइटनिंग की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर ले। 3 दिनों की योजना। अगले 3 दिनों तक उसका मुख्य फोकस था लाइटनिंग रिलीज। प्राथमिक तकनीकें, एंडलेस थंडरपूल, वेब ऑफ द माइंड, दोनों को माइनर अकम्प्लिशमेंट तक पहुंचाना जरूरी था। अभी दोनों सिर्फ प्रोफिशिएंट स्तर पर थे। एंडलेस थंडरपूल, यह कोई अटैक तकनीक नहीं थी, बल्कि एक सपोर्ट एनहांसमेंट तकनीक थी। जब इसे एक्टिव किया जाता, तो अगली लाइटनिंग तकनीक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। अगर सासुके इसे पूरी तरह मास्टर कर ले, तो वह हर समय इस बूस्ट का उपयोग कर सकता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या थी बहुत ज़्यादा चक्र खर्च और कठिन कंट्रोल। सेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ट्रेनिंग। सासुके ने सेज ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्टिव कर लिया। हालांकि उसे अभी भी सेज मोड को तेजी से बढ़ाना नहीं आता था, लेकिन ज़्यादा उपयोग करने से अनुभव जरूर बढ़ेगा। कठिन ट्रेनिंग। सासुके लगातार तकनीक कास्ट कर रहा था, कंट्रोल सुधार रहा था, चक्र मैनेज कर रहा था। ट्रेनिंग बहुत उबाऊ और दोहराव वाली थी, लेकिन सासुके के लिए यह एक आनंद था। जैसे जैसे उसकी पकड़ मजबूत होती गई, वह पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब गया। पूरा दिन बीत गया, उसने सैकड़ों बार अभ्यास किया। शाम 4 बजे आखिरकार सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, एंडलेस थंडरपूल लेवल अप। माइनर अकम्प्लिशमेंट, नया बदलाव। लेवल अप के बाद कास्टिंग टाइम कम हो गया, चक्र जल्दी इकट्ठा होने लगा, और सबसे खास, अब वह चक्र जमा करते हुए भी दूसरी तकनीक इस्तेमाल कर सकता था। उसकी वन हैंडेड सील क्षमता के कारण अब वह लड़ाई के दौरान भी इस तकनीक का उपयोग कर सकता था। पहले
उसे किमिमारो की मदद चाहिए होती थी समय खरीदने के लिए। अब वह खुद ये कर सकता था। दूसरी ट्रेनिंग, वेब ऑफ द माइंड। अब अगली तकनीक, वेब ऑफ द माइंड। ये थोड़ी आसान थी, लेकिन फिर भी समय लेने वाली। सासुके ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। रात 8 बजे सिस्टम की आवाज़ फिर आई। वेब ऑफ द माइंड लेवल अप। माइनर अकम्प्लिशमेंट, नया सुधार। डिक्टेशन रेंज 200 मीटर, इंस्टेंट सेंस 30 मीटर। ये सुधार काफ़ी बड़े थे। अब लाइटनिंग और फायर रिलीज दोनों जोनिन स्तर की शर्तें पूरी कर चुके थे। अगला लक्ष्य, वाटर रिलीज, वुड रिलीज। रात की ट्रेनिंग। सासुके ने सोचा, रात भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब उसका फोकस था शेरिंगन, वुड रिलीज। आज रात वह शेरिंगन की ट्रेनिंग करेगा। शेरिंगन ट्रेनिंग। सासुके ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और सिस्टम से मिली ट्रेनिंग विधि शुरू की। तभी यिन रिलीज चक्र में अजीब बदलाव होने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये शेरिंगन की ट्रेनिंग को तेज कर रहा है। पहले तो सासुके रुकने वाला था, लेकिन शेरिंगन से आने वाला आरामदायक एहसास देखकर वह आगे बढ़ता गया। अचानक प्रगति। कुछ ही मिनटों में सिस्टम की आवाज़ आई, शेरिंगन स्टेज 2 प्राप्त। आंखों की शक्ति और जैनजुत्सु बढ़ा। सासुके ने तुरंत आंखें खोलीं। अब उसका मंगेक्यो शेरिंगन पहले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसकी देखने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। नई समझ। सासुके ने सोचा, यिन रिलीज शेरिंगन को तेजी से बढ़ा सकता है। फिर उसने एक और विचार किया, अगर यिन रिलीज शेरिंगन को बढ़ाता है तो यांग रिलीज वुड रिलीज को बढ़ाएगा, और अगर वुड रिलीज को और बढ़ाया जाए तो शायद वह यांग रिलीज चक्र भी प्राप्त कर सकता है। अब सासुके एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसकी शक्ति तेजी से विकसित हो रही थी। थैंक्स, बाय।